अ वेरी वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल माय नादान परिंदो। कैसे हैं आप लोग? गुड आफ्टरनून एवरीवन। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो जल्दी से यस या थम्स अप दे दीजिए। गुड आफ्टरनून। हेलो हेलो राहुल, आशीष, सोफिया, अनीता, रजिंदर, गोरिंदर, राजवीर, एवरीवन। ऑडियो वीडियो क्लियर है? आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, एक बड़ा मजेदार चैप्टर शुरू करने वाले हैं। आप सबको भी विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी नवरात्रि। ऑडियो वीडियो है? चलो ग्रेट। तो आज से हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। पहले मुझे बताओ कितने स्टूडेंट्स ने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स को अच्छे से कर लिया है, उसका समरी लेक्चर, पीवाईक्यू लेक्चर और पॉडकास्ट के थ्रू रिवीजन भी कर लिया है, पक्का कर लिया है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, ओपी, क्रेब साइकिल, ग्लाइकोलिसिस, फर्मेंटेशन, लिंक रिएक्शन, एम्फीबॉलिक पाथवे, ये सब बिल्कुल टिप्स पर हो गया है। जल्दी से मुझे दिल 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 जरा अपना एक दिल दे दो। करा सबने समरी लेक्चर, पीवाईक्यू लेक्चर, बने क्वेश्चंस, पॉडकास्ट, रिविजन्स कर रहे हो बेटा? मैंने आपको कुछ और होमवर्क भी दिया था, मैंने आपको कुछ चैप्टर्स के का रिवीजन भी बताया था कैसे करना है। कितने स्टूडेंट्स ने होमवर्क कंप्लीट कर लिया है? जरा मुझे यस या थम्स अप दो। देखिए, मैं आपको एक एक चीज गाइड कर रही हूं, मैं ये तक बता रही हूं कब, क्या और कहां से कैसे रिवाइज करना है, पर पढ़ना तो आपको पड़ेगा। ऐसी कोई टैबलेट नहीं होती जो डॉक्टर खा ले और मरीज ठीक हो जाए। ऐसे ही ऐसा कोई तरीका नहीं है कि टीचर पढ़ ले और स्टूडेंट के नंबर आ जाए। डॉक्टर गाइड कर देगा, दवाई लिख देगा, कब लेना है, कैसे लेना है, सब कुछ बता देगा, पर मुंह के अंदर तो वो पेशेंट के जाएगी। ऐसा ही बेटा स्टूडेंट के साथ होता है। जो सिलेक्ट होने वाले बच्चे उन्हें ही पढ़ना पड़ेगा, पढ़ मैं नहीं सकती आपकी जगह पर। तो जिन्होंने करा बहुत बढ़िया, जिन्होंने नहीं करा जरूर कहीं ना कहीं अपने से मक्कारी हुई है, नालायकी हुई है। पक्की बात है, कहीं ना कहीं अपन ढीले हुए हैं। जेन्युइन रीजन शायद एक दो के अलावा और किसी का नहीं हो सकता कि क्यों उन्होंने होमवर्क नहीं करा। तो जहां जहां नालायकी हुई है, जहां जहां मक्कारी हुई है, उसे ब्लॉक करना पड़ेगा, क्योंकि 25 लाख के बीच के कंपटीशन में बैठने वाले हैं, डॉक्टर बनने वाले हैं, जहां लाइफ दी जाएगी आपको हैंडल करने के लिए। इतना इजी तो नहीं होने वाला, डेफिनेट सी बात है। ठीक है, तो आइए मेरे नादान परिंदों, सबके चेहरे पे फुल स्माइल, आंखों में चमक, दिल में फुल पॉजिटिविटी, उस स्टेथोस्कोप के नाम आशीर्वाद लेते हैं अपनी बायोलॉजी माता का, बायोलॉजी मैया का। बोलो बायोलॉजी मैया की जय हो। बहुत बढ़िया, बैकलॉग कवर करा तो बहुत अच्छा किया बेटा, वेरी गुड रिचा, वेल डन, बहुत अच्छी बात है। अब आज की क्लास शुरू करने के पहले मैंने अभी 3.0 में भी एक स्टैचुरी वार्निंग दी थी, आपको भी दे दूं। नवरात्रि में गरबा या डांडिया का लार्ज स्केल पे ऑर्गेनाइजेशन आयोजन होता है। स्पेशली अगर मैं गुजरात की बात करूं, मध्य प्रदेश की बात करूं या बंगाल की बात करूं, जहां पर बहुत लार्ज स्केल पे मनाए जाते हैं, और भी सभी स्टेट्स में अब तो गरबे या डांडिया होता है। बेटा आप में से कोई भी मेरा नादान परिंदा उसमें समय बर्बाद नहीं करेगा। अगले साल करो जो करना है, ये साल का समय दोबारा नहीं आएगा। इस साल नो फ्रेंडशिप, नो फेस्टिवल, नो फेसबुक, नथिंग। इवन आपके जो दशहरे की अगर हॉलिडे होगी तो उसको भी एक अवसर, अपॉर्चुनिटी की तरह लेना है, अपना बैकलॉग क्लियर करना है, अपना रिवीजन करना है, अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, पूरा दिन सेल्फ स्टडी का मौका मिलेगा। ज्यादा से ज्यादा अगर आप कोई देवी के दर्शन के लिए जाते हो तो वहां माता जी के दर्शन कराएं, उसके अलावा समय बर्बाद बिल्कुल नहीं करना, एक भी क्लास मिस नहीं करनी, अपना शेड्यूल इधर का उधर नहीं करना है। ये बात बिल्कुल अच्छे से ध्यान रख लेना। सारे मस्ती अगले साल करो, मेडिकल कॉलेज में जाने के बाद वहां के गरबे फंक्शन में पार्टिसिपेट करना, धूम मचाना, डांडिया करना। सब लोग मुझसे प्रॉमिस कर दो जरा, और झूठा प्रॉमिस मत करना, क्योंकि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे रोके खुदाई, तुमको वादा निभाना पड़ेगा भाई। ठीक है, अब आप में से कहीं कोई ये गाना मत गा देना कि मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। पर मेरा कोई नादान परिंदा मेरे से वादा नहीं तोड़ेगा। ठीक है,
चलो तो आ जाओ बेटा, आज की क्लास को शुरू करते हैं। लास्ट क्लास में हमने रेस्पिरेशन को कंप्लीट किया था। आज हम कहानी आगे बढ़ाएंगे, प्यारी प्यारी सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखेंगे फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। प्लीज लिखिए फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। हायर प्लांट्स मतलब वही एंजियोस्पर्म्स की मेनली हम बात कर रहे हैं। हमें मतलब है इस वर्ड से फोटोसिंथेसिस, ठीक है। बहुत पुराना गाना है, आपने तो सुना भी नहीं होगा, मैं स्कूल में थी तब का गाना है। मिलने की तुम कोशिश करना, वादा कभी न करना, वादा तो टूट जाता है। चलो बहुत ध्यान से सुनिए बेटा, यहां पर 2 वर्ड्स है, एक फोटो और एक सिंथेसिस। फोटो का मतलब ये फोटो नहीं है तू खींच मेरी फोटो, तू खींच मेरी फोटो पिया, नहीं, ये फोटो वर्ड है, फोटोन से आया है, यानी लाइट। जी हाँ, सनलाइट की हम बात करेंगे, फोटोन। और सिंथेसिस का मतलब है कुछ बनना, फॉर्म होना, फॉर्मेशन। क्या फॉर्म होगा, क्या फॉर्म होगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड, ऑर्गेनिक, यानी ग्लूकोज C6H12O6 फॉर्म होगा ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल विच विल बी ग्लूकोज। हमने पढ़ा है लास्ट क्लास में, ग्लूकोज होता है C6H12O6। तो अगर मैं, आप सबको इतना मालूम है, आप कहोगे कि मैम ये तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर जब मिलते हैं तो उससे ग्लूकोज बनता है, ग्लूकोज यानी खाना, फूड। तो क्या अगर मैं CO2 गैस लूं, पानी लूं और उसमें सनलाइट डाल दूं तो खाना बन जाएगा? नहीं, इतना सिंपल नहीं है, यही तो हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि CO2 कहां से आती है। पेड़ CO2 लेते हैं बेटा एटमॉस्फियर से। आपको याद है हमने लीव्स जब पढ़ी थी, उसमें स्टोमेटा है, छेद, उनके थ्रू CO2 आएगी। पेड़ पानी कहां से लेते हैं? मिट्टी से, फ्रॉम सॉइल, फ्रॉम सॉइल। सॉइल से कौन एब्जॉर्ब करता है? रूट्स, फिर रूट्स से स्टेम के पास जाएगी, फिर स्टेम से लीव्स के पास आएगी। सो फ्रॉम सॉइल थ्रू रूट्स। अभी मैं एक बार लिखती हूं, सब सीखेंगे। 6 CO2 और 6 H2O, सपोज मैंने ऐसे लिख दिया। अब ऐसे ही खाना नहीं बन जाएगा, मुझे इस पे सनलाइट देनी पड़ेगी, मुझे इसको सनलाइट देनी पड़ेगी, सनलाइट, सनलाइट। अभी सब समझाऊंगी, सनलाइट। पर ये सनलाइट उस प्लांट को पकड़नी पड़ेगी, ट्रैप करनी पड़ेगी, उसके पास कुछ प्रोटीन, पिगमेंट्स होने चाहिए, तभी वो ऐसा कर पाएगा। यानी उस पेड़ के पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स होने चाहिए, जैसे क्लोरोफिल, तभी वो इस सनलाइट को ट्रैप कर पाएगा, पकड़ पाएगा। हम सब समझेंगे। यानी CO2 चाहिए फ्रॉम एटमॉस्फियर, वाटर चाहिए जो सॉइल से आएगा, साथ में सनलाइट चाहिए और पिगमेंट्स चाहिए, तब जाके ग्लूकोज खाना बनेगा। और फिर प्लांट उस ग्लूकोज को स्टार्च के फॉर्म में स्टोर करता है। ग्लूकोज स्टोर्ड एज स्टार्च इन प्लांट्स। हमारे बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा ग्लूकोज ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है, आपको मालूम है, प्लांट्स में स्टार्च के फॉर्म में। और इस प्रोसेस में O2 रिलीज होती है, O2। ये बेटा बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं है। मेन प्रोडक्ट क्या है? ग्लूकोज। और साइड में जो निकलता है उसे बोलते हैं बाय प्रोडक्ट। तो ऑक्सीजन इज अ बाय प्रोडक्ट, बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। और ये एटमॉस्फेयर में चला जाएगा, रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर। CO2 यूज कर रहे हैं, ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। रेस्पिरेशन में ऑपोजिट हो रहा था,
रेस्पिरेशन में ग्लूकोज और ऑक्सीजन यानी एरोबिक रेस्पिरेशन जब हुआ तो उससे CO2 और वाटर और ढेर सारी एनर्जी मिली थी। याद है आप लोगों को? चल मैं यहां पे भी 6 कर देती हूं। तो 6 CO2 6 वाटर जब लगेंगे तो C6H12O6 ग्लूकोज प्लस 6 O2 रिलीज होंगे। इतना लिखा सबने? अब ये फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स कहां मिलेंगे? कहां मिलेंगे भाई? देखो, ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट, पेड़ में भी हमने पढ़ा था, अगर आपको याद हो रेस्पिरेशन चैप्टर में, कि पूरा का पूरा प्लांट फूड नहीं प्रोड्यूस करता, केवल ग्रीन पार्ट करेगा क्योंकि वहीं पर पिगमेंट्स हैं, जैसे लीव्स या यंग स्टेम, तो ग्रीन पार्ट पे। ये तो एनसीईआरटी में दिया है, बट हम जानते हैं, हमने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पूरा पढ़ लिया है बेटा, कि जो अपना ब्लू ग्रीन एल्गी है, साइनोबैक्टीरिया, वो भी ऐसा ही ऑक्सीजन रिलीजिंग, ऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस करते हैं साइनोबैक्टीरिया। याद करो, मोनेरा किंगडम में पढ़ाया था। फिर और आगे बढ़े प्रोटिस्टा किंगडम में। प्रोटिस्टा किंगडम के अंदर डायनोफ्लैजिलेट्स, वो जो डायन थी वो खाना बनाती थी। देन क्राइसोफाइट्स, जिसमें डाई एटम्स एंड डेस्मिथ्स थे। याद है? डाई एटम्स तो चीफ प्रोड्यूसर थे फ्रेश वाटर, मेरीन वाटर, ओशियन के। और उसके बाद यूग्लिनॉइड्स, जो प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में फूड बनाते हैं, इनमें क्लोरोफिल हायर प्लांट्स की तरह था। फिर प्रोटोजोआ हमारी तरह हेट्रोट्रॉफिक है। स्लाइम मोल्ड्स फंजाई की तरह सैप्रोफिटिक यानी हेट्रोट्रॉफिक है। फंजाई किंगडम और एनिमल किंगडम पूरा हेट्रोट्रॉफिक है, और प्लांट किंगडम फोटो ऑटोट्रॉफिक है। याद आ रहा है? चलिए, साइनोबैक्टीरिया को ही ब्लू ग्रीन एल्गी बोलते हैं। पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया भी पढ़ाया था, वो भी फोटोसिंथेसिस करता है, पर वहां वाटर नहीं, H2S था, और ऑक्सीजन रिलीज नहीं होती थी। याद है? एनऑक्सीजेनिक सल्फर रिलीज होता था, इसीलिए मैंने अभी उसे लिखा नहीं है। यानी अगर फोटोसिंथेसिस करना है तो CO2 और वाटर ये रॉ मटेरियल है, सनलाइट चाहिए, पिगमेंट्स चाहिए टू ट्रैप द सनलाइट, मेन प्रोडक्ट ग्लूकोज होगा स्टोर्ड एज स्टार्च, एंड O2 एज बाय प्रोडक्ट विल बी रिलीज्ड इनटू द एटमॉस्फेयर, बाय प्रोडक्ट। एनसीईआरटी में ये इक्वेशन कैसे लिखी है हम वो लिखते हैं। एनसीईआरटी में देखो 6 CO2 है, पर यहां 12 H2O है। बेटा क्यों है समझो। ग्लूकोज तो एक ही बनेगा, O2 भी 6 ही निकलेंगे। अब बड़ा ध्यान से देखो, मैंने 6 CO2 6 H2O, उससे 6 O2 रिलीज करवाए हैं। यहां भी 6 CO2 6 O2 है, पर यहां पानी 12 है, क्योंकि 6 वापस मिल जाते हैं। तो नेट अगर मैं बात करूं तो 6 वाटर मॉलिक्यूल्स ही यूज होते हैं, बट ये हमें आना चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। एनसीईआरटी में ऐसा दिया हुआ है। ऑफ कोर्स बेटा, सनलाइट और पिगमेंट्स वो तो लगेंगे ही, पिगमेंट्स वो तो लगेंगे ही। थोड़ा सा इस पर ध्यान दिलवाना था, ठीक है। यानी अगर मैं आपसे पूछूं, जरा सोच के बताना, कि रेस्पिरेशन में एनर्जी रिलीज हुई थी जिससे हमने एटीपी फॉर्म की थी, और यहां पर सन की एनर्जी से हम कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड्स फॉर्म करेंगे, तब ग्लूकोज बनेगा। यानी यहां एनर्जी यूज हो रही है। तो बताओ, ये एक्सर्गोनिक प्रोसेस है या एंडरगोनिक प्रोसेस है? जरा चैट में लिख कर भेजो, एक्सर्गोनिक या एंडरगोनिक, बताइए। ये है एंडरगोनिक प्रोसेस, यानी इट यूजेस लाइट एनर्जी, जो सन की एनर्जी है, लाइट एनर्जी है, वो यूज हो रही है ग्लूकोज फॉर्म करने के लिए। रेस्पिरेशन में उल्टा लिखा था बेटा, ऑपोजिट लिखा था, याद है ना? वहां पर एक्सर्गोनिक लिखा था। रेस्पिरेशन को हमने वैसे तो एम्फीबॉलिक कहा था, बट मेनली रेस्पिरेशन में ग्लूकोज के बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे थे, कैटाबॉलिक।
वो अलग बात है, बीच बीच के प्रोडक्ट से हम कुछ और यूज भी कर रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं, तो हमने एम्फीबॉलिक कहा था, बट मेनली उसमें तोड़ा जा रहा है, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कर रहे हैं, यहां पे ग्लूकोज फॉर्म कर रहे हैं, यानी ये है एनाबॉलिक प्रोसेस। एनाबॉलिक प्रोसेस बिल्कुल रेस्पिरेशन की ऑपोजिट कहानी चल रही है बेटा, यहां पे सिंथेसिस हो रहा है, वहां पे ब्रेक डाउन हो रहा था ऑफ फूड। चलो डन है। अब बड़ा ध्यान से समझना जो मैं कह रही हूं, सुनो सुनो बहुत ध्यान से। अगर मुझे C6H12O6 ग्लूकोज बनाना है तो मुझे 6 कार्बन चाहिए, वो तो मुझे इन 6 CO2 से मिल जाएंगे। मुझे ऑक्सीजन चाहिए, वो भी मुझे यहां से मिल सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ग्लूकोज में हाइड्रोजन है और CO2 में हाइड्रोजन नहीं है, यानी हाइड्रोजन सोर्स मेरा पानी है। दिस इज द हाइड्रोजन सोर्स। तो होगा क्या, कहीं ना कहीं ये हाइड्रोजन इस CO2 के पास गया है, तभी तो कार्बन ऑक्सीजन इसका और हाइड्रोजन इसका ऐड हुआ तो ग्लूकोज बना। यानी CO2 में हाइड्रोजन ऐड हुआ है, और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन को हम कहते हैं रिडक्शन, यानी CO2 का रिडक्शन हुआ है। बिल्कुल इजी है बेटा, CO2 में हाइड्रोजन ऐड होगा तब जाकर ग्लूकोज बनेगा, यानी CO2 का रिडक्शन हुआ है। और ये पानी टूटा, हाइड्रोजन रिमूव होके CO2 के पास गया, तो वाटर में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, वाटर में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन को हम ऑक्सीडेशन बोलते हैं, यानी वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है। आ रहा है समझ में? CO2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड हुआ है तो CO2 का रिडक्शन हुआ है, और वाटर में से निकला है वो हाइड्रोजन, यानी वाटर का ऑक्सीडेशन हुआ है, यानी फोटोसिंथेसिस रेडॉक्स प्रोसेस है। रेडॉक्स प्रोसेस ऐसा लिख दो, रेडॉक्स प्रोसेस है, या ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस है, ऑक्सीडो रिडक्टिव प्रोसेस, जिसमें वाटर का ऑक्सीडेशन हो रहा है और CO2 का रिडक्शन हो रहा है। हाँ, जैसे ही पानी टूटा, हाइड्रोजन CO2 के पास गया, तो क्या रह गया, क्या रह गया बेचारी, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। जरा सोच के बताओ, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कौन सा है? ऑक्सीडाइजेबल, विच कैन बी ऑक्सीडाइज्ड, यानी जिसमें से हाइड्रोजन रिमूव कर सकते हैं। जरा चैट बॉक्स में लिखकर भेजिए, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कौन सा है? सोचो 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 सोचो, ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कौन सा है? वाटर, वेरी गुड, वाटर is oxidized, so water is the oxidizable compound। क्या बात है, बहुत बढ़िया, वाटर, बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चल अब जरा ये बताओ कि जो ऑक्सीजन रिलीज्ड इनटू एटमॉस्फेयर, this comes from, बड़ा ध्यान से सुनो, मैं कह रही हूं कि ये जो ऑक्सीजन हवा में जा रहा है, रिलीज हो रहा है, यहां भी ऑक्सीजन है, यहां भी ऑक्सीजन है, तो ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? CO2 या H2O, कहां से आ रहा है ये ऑक्सीजन? जरा बताइए, बताइए चैट बॉक्स में बताइए, ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है, CO2 से या पानी से? मैंने अभी अभी बोला कि वाटर ब्रेक होगा तो वाटर का हाइड्रोजन तो CO2 के पास जाएगा, जिससे ग्लूकोज बनेगा, और बचा ऑक्सीजन हवा में निकल जाएगा। इट कम्स फ्रॉम वाटर। वेरी गुड बेटा, वेरी गुड,
ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कहां से आ रहा है बताइए? ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है, मैंने अभी तो बोला कि CO2 के पास वाटर में से हाइड्रोजन जाएगा तो ग्लूकोज बन जाएगा, यानी ग्लूकोज के अंदर जो ऑक्सीजन है वो CO2 का है, और जो एटमॉस्फेयर में रिलीज हो रहा है वो वाटर वाला ऑक्सीजन है। बहुत बढ़िया। चलो नाउ, क्या मैं ये बोल सकती हूं कि यहां पर जो सन की लाइट एनर्जी है, लाइट एनर्जी ऑफ सन, अब लाइट एनर्जी को रेडिएंट एनर्जी भी बोलते हैं बेटा, और ये एक तरह की फिजिकल एनर्जी है, फिजिकल एनर्जी। क्या मैं ये बोल सकती हूं कि यहां पर जो लाइट एनर्जी है या फिजिकल एनर्जी है सन की, वो कन्वर्ट हो रही है इनटू, बड़ा ध्यान से सुनिए, सन की जो एनर्जी आई है सूरज की किरणों में, वो जब ग्लूकोज बनेगा तो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स में आ जाएगी, या जो हाइड्रोजन होगा, मैं सिखाऊंगी अपकमिंग क्लासेस में, उसमें प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन में आ जाएगी, यानी ग्लूकोज के अंदर आ जाएगी। तभी तो हमने रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन की एनर्जी से हमने ATP बनाई थी, याद आ रहा है? यानी क्या मैं ये बोल सकती हूं कि जो सन की एनर्जी है उसे हमने केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया है। केमिकल एनर्जी जो ग्लूकोज के बॉन्ड्स में है, इन बॉन्ड्स ऑफ फूड, कह सकती हूं ना, सन की एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर दिया है। कैसे होगा वही तो इस चैप्टर में सीखना है, उसी के लिए तो 6-7 क्लासेस लगेंगी, ठीक है? यानी क्या मैं इसे फिजिको केमिकल प्रोसेस कह सकती हूं? फिजिकल एनर्जी इज कन्वर्टिंग इनटू केमिकल एनर्जी, कह सकती हूं? सो इट इज अ फिजिको केमिकल प्रोसेस, क्योंकि फिजिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी इन द बॉन्ड्स ऑफ फूड। एक एक वर्ड क्लियर हो गया? चल, अब आओ हम फोटोसिंथेसिस की इंपॉर्टेंस पढ़ते हैं। क्या इंपॉर्टेंस है? चलो सोचो, सोचो क्या इंपॉर्टेंस है। अगर दुनिया से फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस बंद कर दे तो ग्रीन प्लांट्स फूड नहीं बनाएंगे। जब ग्रीन प्लांट्स खाना नहीं बनाएंगे तो शाकाहारी हर्बीवोर्स भूखे मर जाएंगे, और जब वो मर जाएंगे तो मांसाहारी कार्निवोर्स भी मर जाएंगे, और जब कोई होगा ही नहीं तो डिकम्पोजर्स क्या खाक खाएंगे। यानी कि फोटोसिंथेसिस इज द प्राइम सोर्स ऑफ ऑल द फूड ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जितना भी खाना मौजूद है वो इसी की मेहरबानी है। प्राइम सोर्स, मेन सोर्स ऑफ ऑल फूड ऑन अर्थ। पृथ्वी पर जितना भी खाना है, शाकाहारी मांसाहारी, अल्टीमेटली सब कुछ इसी के कारण है, अल्टीमेटली। चलिए, अब अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ तो एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज नहीं होगी, बट हम सब लिविंग ऑर्गेनिजम्स कंटिन्यूअसली एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन को यूज कर रहे हैं ब्रीदिंग, इनहेलेशन के लिए। तो एक दिन ऐसा आएगा जब एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन फिनिश हो जाएगी और हम सब मर जाएंगे। लेकिन लगातार फोटोसिंथेसिस वापस से ऑक्सीजन को भेज रहा है, रिलीज कर रहा है इनटू एटमॉस्फेयर, यानी ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंस है बेटा, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन इनटू एटमॉस्फेयर। तो सारा का सारा अर्थ पर खाना इसी की मेहरबानी है, ऑक्सीजन यही रिलीज कर रहा है। क्या मैं ये बोल सकती हूं ये पृथ्वी पर जीवन का आधार है? इट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होगा बेटा तो अर्थ पर कोई लाइफ ही नहीं होगी। सो इट इज द बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ, बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। एग्री कर रहे हो मेरे साथ सब लोग? आर यू ऑल एग्रीइंग विथ मी? यानी क्या मैं ये बोल सकती हूं बेटा कि हम जो खाना खा रहे हैं, ग्लूकोज, हम जो खाना खा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सन की स्टोर्ड एनर्जी है? हम धूप खा रहे हैं, जादू भी धूप खाता है, पर जादू डायरेक्ट धूप खाता था,
कोई मिल गया, कोई मिल गया। वो जादू डायरेक्ट धूप का होता है, धूप, पर हम भी तो इनडायरेक्टली धूप ही खा रहे हैं। चलिए, तो फूड रिप्रेजेंट्स, पुष्पाराज भी तो समझ गया था कि क्या था वो, शेर को खाए बकरी और बकरी खाए धूप। तो बकरी खाए धूप वो जानता है, बकरी खाए धूप क्यों, क्योंकि बकरी पेड़ खाएगी और पेड़ धूप से ही खाना बना रहा है। तो फूड रिप्रेजेंट्स, हमारे पुष्पराज ने भी बता दिया है, फूड रिप्रेजेंट्स स्टोर्ड एनर्जी ऑफ सन रेज, स्टोर्ड एनर्जी ऑफ सन रेज। ऐसे कुछ गाना है ना, वो मुझे पूरा याद नहीं आ रहा है। पुष्पाराज का गाना है ना, फर्स्ट पुष्पा, बकरी नहीं है, क्या है वो गाना, जिगेगा नहीं साला, जिगेगा नहीं, फ्लावर नहीं फायर है। चलो ठीक है, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, आराम से। अब एक बात समझो, देखो, शेर को खाए बकरी और बकरी को शेर दबोचे, नहीं नहीं, धूप भी आता है उसमें, धूप खाए, मैं कल कल बताऊंगी, देखिए अभी आप मत गूगल करना, आप बिल्कुल समय बर्बाद मत करना। अब ये मैंने ना आपको कितना इजी वे में समझा दिया कि 6CO2 + 6H2O, इससे ग्लूकोज बन जाएगा और 6 ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगा। बेटा इतना आसान नहीं है ये, और ना साइंटिस्ट को मालूम था। ये तो हम आज बोलते हैं कि सनलाइट चाहिए, पिगमेंट्स चाहिए, पहले साइंटिस्ट को कुछ नहीं पता था कि फोटोसिंथेसिस के लिए पिगमेंट जरूरी है, CO2 जरूरी है, वाटर जरूरी है, ऑक्सीजन रिलीज होता है, ऑक्सीजन वाटर से रिलीज होता है या CO2 से रिलीज होता है, साइंटिस्ट को कुछ भी नहीं पता था। तो हम उस जमाने में जाते हैं टाइम मशीन से और देखते हैं कैसे धीरे 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 एक्सपेरिमेंट्स हुए और ये सब कुछ हमें पता चला। तो प्लीज हेडिंग डालिए अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, बहुत क्वेश्चंस आते हैं, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, अर्ली एक्सपेरिमेंट्स, फोटोसिंथेसिस के ऑफकोर्स। चलो आओ पहला एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट जहां पता चला था साइंटिस्ट को कि लाइट एंड क्लोरोफिल नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस, नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। पहला एक्सपेरिमेंट जो हमारे सिलेबस में है, जहां पर साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया था कि लाइट जरूरी है, बिना लाइट के फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, और क्लोरोफिल यानी ग्रीन पार्ट्स में ही फोटोसिंथेसिस होगा, ये दोनों जरूरी है। आओ डायग्राम के फॉर्म में समझते हैं। देखो सबसे पहले साइंटिस्ट ने एक पॉट, गमला है, उसके अंदर एक पेड़ लगा हुआ है, पेड़, ये इसकी रूट्स होंगी, ठीक है। सो इट इज अ पॉटेड प्लांट, पॉटेड प्लांट विथ, बेटा इसमें वैरीगेटेड लीव्स हैं, लिखते जाओ वैरीगेटेड लीव्स। वैरीगेटेड लीव्स का क्या मतलब होता है मैं अभी समझाती हूं आपको। मतलब देखो, सपोज करो ये एक लीफ है, ये एक लीफ है ग्रीन, ये पूरी एक लीफ है, ठीक है। अगर ये लीफ पूरी ग्रीन है, सपोज ये पूरी ग्रीन है, तो मैं इसे ग्रीन लीफ कहूंगी, ग्रीन लीफ, ग्रीन। लेकिन अगर इसमें बीच बीच में व्हाइट पार्ट भी है, यानी नॉन ग्रीन, यहां ग्रीन नहीं है क्योंकि यहां बेटा क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, ऐसे धब्बे धब्बे, स्पॉट स्पॉट, तो उसे वैरीगेटेड लीव्स बोलते हैं। तो साइंटिस्ट ये देखना चाहते थे कि क्या ग्रीन पार्ट का कोई लेना देना है फोटोसिंथेसिस में और क्या लाइट का कोई लेना देना है। उन्होंने क्या करा, उन्होंने आधी पत्ती को एक ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, ब्लैक पेपर से, ये ब्लैक, ये कवर कर दिया, हाफ लीफ कवर्ड विद ब्लैक पेपर। बड़ा ध्यान से सुनना जो मैं कह रही हूं, बड़ा ध्यान से सुनना। अगर यहां ब्लैक कवर कर दोगे तो जब सनलाइट आएगी, सनलाइट यहां तो एब्जॉर्ब होगी, बट यहां सनलाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी क्योंकि ये तो ब्लैक है।
सनलाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यानी इस एरिया में भले ही ग्रीन पार्ट है लीफ में, कुछ व्हाइट है कुछ ग्रीन है, लेकिन फिर भी क्योंकि लाइट नहीं आ रही है खाना नहीं बनेगा, और जब खाना नहीं बनेगा ग्लूकोज नहीं बनेगा तो स्टार्च भी नहीं बनेगा। ग्लूकोज का पॉलीमर स्टार्च है। और बेटा आप सबने 11th क्लास में पढ़ा होगा कि अगर स्टार्च फॉर्म होता है तो आयोडीन डालने पे ब्लू कलर आता है, इसे स्टार्च टेस्ट, आयोडीन टेस्ट कहते हैं। तो अगर ग्लूकोज नॉट फॉर्म्ड, स्टार्च नॉट फॉर्म्ड, आयोडीन डालोगे तो कोई ब्लू कलर नहीं आएगा, यानी उसे कहते हैं कि टेस्ट नेगेटिव है। तो क्या करा उन्होंने, आ जाओ अब हम इसे लिख लेते हैं। हाफ लीफ कवर्ड विथ दिस पार्ट, हाफ लीफ कवर्ड विथ ब्लैक पेपर, भले ही इस पार्ट में कुछ ग्रीन पार्ट्स हैं, ये CO2 भी ले रहा है एटमॉस्फेयर से, इस पर पानी भी आ रहा है रूट्स के थ्रू, बट क्योंकि इसमें ब्लैक पेपर है, इसीलिए लाइट एब्जॉर्ब नहीं होगी, लाइट एब्जॉर्प्शन नो। और जब लाइट नहीं होगी तो बेटा खाना नहीं बनेगा, फूड सिंथेसिस नो। और जब खाना नहीं बनेगा तो स्टार्च स्टोर नहीं होगा और आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा। स्टार्च प्रेजेंट नो, तो आयोडीन डालने पे ब्लू कलर नहीं आएगा, आयोडीन टेस्ट नेगेटिव। साइंटिस्ट को पता चल गया कि यहां पर लाइट नहीं है, उन्होंने तो आयोडीन टेस्ट करके देखा तो आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आ गया। तो उन्हें पता चला लाइट बहुत इंपॉर्टेंट है, लाइट नहीं होगी तो खाना नहीं होगा। अब उन्होंने क्या किया है, जो बाकी की पत्ती है उस पर लाइट दी है, उसे ब्लैक से कवर नहीं किया है। सो हाफ लीफ एक्सपोज्ड टू सनलाइट, हाफ लीफ एक्सपोज्ड टू सनलाइट, यानी लाइट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। कार्बन डाइऑक्साइड भी एटमॉस्फेयर से आ रहा है, वाटर भी रूट्स पे से आ रहा है, वहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उन्होंने क्या देखा, बेटा सुनो बड़ा इजी है। यहां पर जो ग्रीन पार्ट है वहां पे क्लोरोफिल है, लाइट एब्जॉर्ब होगी, ग्लूकोज सिंथेसिस होगा, स्टार्च प्रेजेंट होगा, आयोडीन डालने पे ब्लू कलर आएगा पॉजिटिव। बट जो व्हाइट पार्ट है, नॉन ग्रीन पार्ट है, वहां पिगमेंट नहीं है, लाइट आ रही है बट पिगमेंट तो नहीं है ना, तो भी यहां खाना नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं बनेगा, आयोडीन डालने पे ब्लू कलर नहीं आएगा, टेस्ट नेगेटिव आएगा। यानी लाइट भी जरूरी है, भले ही यहां पर ग्रीन पार्ट्स भी हैं, बट क्योंकि लाइट एब्जॉर्ब नहीं हो रही, ब्लैक पेपर से कवर किया है, फोटोसिंथेसिस नहीं हो रहा, यानी लाइट नेसेसरी है। और यहां भले ही आप लाइट दे रहे हो, CO2 है, वाटर है, ग्रीन पार्ट्स में तो फूड बनेगा, नॉन ग्रीन में नहीं बनेगा। तो ये इंपॉर्टेंस लाइट की भी पता चलती है और ग्रीन पार्ट्स की भी। कितने बच्चों को ये अच्छे से समझ में आ गया? तो यहां उन्होंने ये देखा कि जो ग्रीन पार्ट्स हैं उनमें क्योंकि फोटोसिंथेसिस होगा तो स्टार्च प्रेजेंट होगा और आयोडीन टेस्ट भी प्रेजेंट होगा, ब्लू कलर आएगा, ब्लू कलर। और जो नॉन ग्रीन पार्ट्स हैं, जो ग्रीन नहीं है, भले ही लाइट है, CO2 है, वाटर है, बट फिर भी क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है तो ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा, स्टार्च नहीं बनेगा, आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो बेटा आयोडीन टेस्ट से पता करते हैं कि फूड बना है या नहीं। कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया? बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है बेटा, बिल्कुल इजी है। यस, तो लाइट की भी इंपॉर्टेंस पता चल गई और ग्रीन पार्ट की भी इंपॉर्टेंस पता चल गई। बना लिया सबने? आदिल हो गया? डन है? चलो अब आओ सेकंड एक्सपेरिमेंट देखते हैं। मैंने 1 डाला है क्या? अच्छा ठीक है, चलो सेकंड एक्सपेरिमेंट, इसे बोलते हैं मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट।
मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। इस पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आया है स्टूडेंट्स। हालांकि ये मॉल वर्ड एनसीईआरटी में नहीं दिया है, ये मॉल वर्ड, बट इस पर पूछा गया है पीवाईक्यू। लिखिए, इसमें CO2 जरूरी है, ये हम देखेंगे। इसके थ्रू हम प्रूफ करेंगे दैट CO2 नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। पहले में हमने लाइट और ग्रीन पार्ट्स इंपॉर्टेंट हैं वो देखा, अब हम CO2 देखेंगे, जरूरी है CO2। अब यहां भी साइंटिस्ट ने क्या किया, एक पेड़ लिया। अब ये नॉर्मल पेड़ है, इसकी नॉर्मल लीफ है। नॉर्मल लीफ मतलब एक ग्रीन कलर की ये लीफ है, ये सपोज ये ग्रीन लीफ है। वैरीगेटेड नहीं लिए बेटा, क्योंकि मुझे ये चेक नहीं करना है। वैरीगेटेड में तब लूंगी ग्रीन एंड नॉन ग्रीन जब मुझे ये पता करना है कि ग्रीन पार्ट जरूरी है। अब मुझे मालूम है ग्रीन पार्ट जरूरी है। अब साइंटिस्ट ने क्या किया, बड़ा ध्यान से देखो, यहां पर एक टेस्ट ट्यूब लगा दिया। एक टेस्ट ट्यूब, आधी लीफ को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाल दिया। टेस्ट ट्यूब, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर एक कॉटन रखी, कॉटन, और इस कॉटन को KOH सॉल्यूशन में डिप किया, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो CO2 को एब्जॉर्ब कर सकता है। बड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा ध्यान से सुनो। इन पूरी लीफ के पास सनलाइट आ रही है, बिल्कुल आ रही है, पूरी लीफ के पास सनलाइट आ रही है, क्योंकि टेस्ट ट्यूब भी बेटा कांच का है, ग्लास का है। सनलाइट सबके पास आ रही है। रूट्स वाटर एब्जॉर्ब करके सबको दे रहे हैं। सारे ग्रीन पार्ट्स यानी क्लोरोफिल सबके पास है। बट इसके पास तो CO2 आ रहा है एटमॉस्फेयर से, इसके पास आ तो रहा है, पर यहां KOH है, कॉटन KOH में सोक्ड, वो सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लेगी। यानी इस लीफ के पार्ट के पास में CO2 बचेगा नहीं। और जब CO2 नहीं बचेगा तो भले ही वाटर है, सनलाइट है, क्लोरोफिल है, खाना नहीं बनेगा। वही स्टार्च टेस्ट लगाकर चेक कर लिया। सो ये जो पार्ट है, दिस इज एक्सपोज्ड टू एयर, ये हवा के कांटेक्ट में है, और अगर हवा के कांटेक्ट में है तो CO2 प्रेजेंट है, और अगर CO2 प्रेजेंट है तो ग्लूकोज बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है तो स्टार्च बन रहा है, स्टार्च बन रहा है तो आयोडीन डालने पे ब्लू कलर आएगा, पॉजिटिव। सनलाइट सब जगह है, इसीलिए वो अपन मेंशन नहीं कर रहे हैं। यहां पर अपन ने डाली है KOH सोक्ड कॉटन। ये कॉटन है जिसे डुबोया है, डिप किया है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में, और बेटा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड जो है ये सारा CO2 एब्जॉर्ब कर लेता है। तो आ तो रहा है एटमॉस्फेयर से, पर एब्जॉर्ब कर लिया है। तो ये जो अदर हाफ है, दिस इज इनसाइड, दिस पार्ट इज इनसाइड टेस्ट ट्यूब, इनसाइड टेस्ट ट्यूब विथ KOH सोक्ड कॉटन। ऐसा टेस्ट ट्यूब जिसके अंदर KOH सोक्ड कॉटन है, उसके अंदर हमने इतने पार्ट को डाल दिया है। और जब हमने ऐसा किया तो यहां पर नो CO2, और अगर CO2 नहीं होगा तो ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा, तो स्टार्च फॉर्म नहीं होगा, तो आयोडीन डालने पर ब्लू कलर नहीं आएगा, टेस्ट नेगेटिव आएगा। तो ये हमें बताता है इंपॉर्टेंस ऑफ CO2 फॉर फोटोसिंथेसिस। बिल्कुल समझ में आ गया? हो गया? चलो अब आ जाओ, थर्ड एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, जोसेफ प्रीस्टली। जोसेफ प्रीस्टली, बेटा इन्होंने 1770 में एक्सपेरिमेंट किया था, और 1774 में ऑक्सीजन को खोजा था। ही डिस्कवर्ड ऑक्सीजन इन 1774। और वैसे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया था, जो अभी हम पढ़ेंगे, बेल जार एक्सपेरिमेंट, वो एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था 1770 में।
इन्होंने एयर की इंपॉर्टेंस बताई थी इन द ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। इन्होंने क्या बताया था? इंपॉर्टेंस ऑफ, अभी बताती हूं, एयर इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स। और एक्चुअली वो एयर ऑक्सीजन है, अभी समझ आएगा। फिर बाद में इन्होंने ऑक्सीजन की डिस्कवरी भी की थी। तो ऑक्सीजन डिस्कवर किया था 4 साल बाद और एक्सपेरिमेंट किया था 1770 में। आइए एक्सपेरिमेंट को समझो, बहुत इजी है, समझो। इन्होंने एक बेल जार लिया। बेल मतलब बेटा अभी बनाना मत, ऐसे घंटी होती है ना, टन 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 टन, ऐसा ऐसा जार लिया। तो सपोज करो ये एक टेबल है, ये एक टेबल है, इन्होंने यहां पर एक बेल जार रख दिया। ये है बेल जार, बेल जार, बेल के शेप का जार है। ये ग्लास का बना हुआ है, ग्लास, यानी यहां पे सनलाइट आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है, सनलाइट आ सकती है, बिल्कुल आ सकती है। अब उन्होंने इसके अंदर एक जिंदा चूहा रखा है। यहां पर टेबल पर एक जिंदा चूहा रख दिया, अलाइव माइस, और एक मोमबत्ती, कैंडल जलाकर रख दी, बर्निंग कैंडल। स्टूडेंट्स बिल्कुल इजी है, बिल्कुल इजी है, समझो। ये जार जो है ये बंद है, क्लोज्ड। इसके अंदर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इन जार। मान लो इसके अंदर जितनी भी ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को माइस भी यूज कर रहा है और उस ऑक्सीजन को कैंडल भी यूज कर रही है। माइस यूज कर रहा है रेस्पिरेशन, इनहेलेशन के लिए, और कैंडल बर्निंग के लिए ऑक्सीजन को यूज कर रही है। और साथ में ये जो चूहा है ये CO2 रिलीज कर रहा है, और जब कैंडल बर्न होती है बेटा तो भी CO2 रिलीज होती है। यानी अगर आप गौर से देखें तो O2 इन द जार यूज्ड बाय अलाइव ब्रीदिंग माइस एंड बर्निंग कैंडल, एंड दे आर रिलीजिंग CO2 इसी जार के अंदर। धीरे धीरे करके मान लो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद सारा ऑक्सीजन यूज हो गया और CO2 ही CO2 है एटमॉस्फेयर में। तो नेचुरल सी बात है अब चूहा मर जाएगा और कैंडल बुझ जाएगी। यानी अगर ये सिचुएशन हुई तो आफ्टर सम टाइम, जब सारा ऑक्सीजन यूज हो जाएगा, आफ्टर सम टाइम माइस डाइड एंड कैंडल एक्सटिंग्विश्ड, बुझ गई, एक्सटिंग्विश्ड। क्या आप लोग मेरे साथ अग्री करते हैं कि हाँ मैम ऐसा ही होगा? तो एक थम्स अप भेजो। चूहा मर गया और कैंडल बुझ गई। ये प्रीस्टली जी ने एक्सपेरिमेंट किया। डू यू अग्री विथ मी? डू यू अग्री विथ मी? बेटा ये इनका बर्थ और डेथ ईयर है। वैसे इतना याद करने की जरूरत नहीं है, आज तक तो कभी नहीं पूछा है, खुदा ना खास्ता पूछ ले तो अलग से डायरी में लिख लेना। वैसे मेन यही पूछते हैं कि एक्सपेरिमेंट कब किया था और ऑक्सीजन कब डिस्कवर की थी। डू यू अग्री? चल, अब उन्हें समझ में आ रहा था कि जरूर अंदर कुछ एयर का चक्कर है, ये एयर की गड़बड़ है। तो उन्होंने क्या किया, मैं नेक्स्ट पेज पे बना रही हूं। उन्होंने सेम एक्सपेरिमेंट रिपीट किया, सेम एक्सपेरिमेंट। फिर से बेल जार लिया, वही ग्लास का। अच्छा, अभी सनलाइट का कोई फर्क नहीं पड़ रहा, अंधेरा हो सनलाइट हो कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि चूहा या कैंडल कोई फोटोसिंथेसिस तो करते नहीं है। अब उन्होंने यहां पे फिर से सनलाइट दी, फिर से सनलाइट दी। अब उन्होंने क्या किया, एक और जिंदा चूहा लिया। ऑफ कोर्स वो तो बेचारा मर गया। एक और जिंदा चूहा लिया, फिर से एक जलती हुई कैंडल ले ली, बर्निंग कैंडल। एंड माय डियर स्टूडेंट्स, उन्होंने यहां पर एक मिंट, पुदीने का पेड़ भी लगा दिया। पुदीने का पेड़, मिंट, ये रख दिया, छोटा सा पेड़, मिंट प्लांट, मिंट प्लांट। जब उन्होंने ऐसा किया तो उन्होंने देखा, बड़ा ध्यान से सुनना,
उन्होंने देखा कि थोड़ी देर बाद, आफ्टर सम टाइम, चूहा जिंदा रहा, चूहा मरा नहीं, रिमेन्ड अलाइव, और कैंडल भी जलती रही, केप्ट बर्निंग। अब उन्हें ये समझ नहीं आया ये हुआ कैसे, तो उन्होंने क्या समझा, देखो हुआ क्या होगा, आओ पहले वो समझते हैं। हमें पता है कि माइस ने और कैंडल ने CO2 रिलीज की होगी एक्सलेशन से या बर्निंग से, और इस CO2 को इस प्लांट ने यूज करा है फोटोसिंथेसिस के लिए, और फोटोसिंथेसिस करके इस पेड़ ने लगातार O2 रिलीज की होगी, O2, और उस O2 को ये चूहा और ये कैंडल यूज करेंगे। अभी तक क्या हो रहा था, जार के अंदर जितनी फिक्स्ड O2 थी वो जिस समय फिनिश हुई ये मर गए, बट अब जार के अंदर तो फिक्स्ड है, बट लगातार फोटोसिंथेसिस से वो मिंट प्लांट O2 रिलीज कर रहा है, यूज्ड बाय माइस एंड बर्निंग कैंडल। और ये दोनों जो CO2 रिलीज कर रहे हैं, तो एटमॉस्फेयर में जहर, एयर में CO2 नहीं आई, क्योंकि दैट इज यूज्ड बाय द मिंट प्लांट फॉर फोटोसिंथेसिस। तो उन्हें समझ में आया, इस तरह से फिर उन्होंने पता करा कि वो कौन सी गैस है जिसके कारण से मिंट, जो माइस है और जो कैंडल है वो जिंदा रहे, जलते रहे, वो ऑक्सीजन गैस है। ऐसे करके उन्होंने फिर ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। समझ में आ गया? चलिए अब एक बार अपनी NCERT ओपन करो। देखो प्रीस्टली एयर इंपॉर्टेंस बताई थी इन ग्रोथ ऑफ ग्रीन प्लांट्स। कौन सी एयर है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी 1774 में, और ये बताया था 1770 में। पाओ ट्रिक से याद रख सकते हो, प्रीस्टली ने ये बताया था और ये खोजा था। पाओ पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। चलो निकालिए अपनी NCERT एवरीबॉडी, कम ऑन एवरीवन। अब आप जाकर पढ़ना, मैंने एक एक वर्ड आपको बता दिया। एक बार NCERT निकालो सब लोग, NCERT निकालिए एवरीवन। NCERT मुझे जो दिखाना है वो बता रही हूं मैं अभी। ये देखिए, ये देखो फर्स्ट केस, चूहा और कैंडल मर गए और बुझ गए, मर गए और बुझ गए। ये क्या हो गया? ठीक है, नाउ सेकेंड डायग्राम प्लीज ध्यान से देखिए। इस डायग्राम पर आओ। जैसे ही मिंट का पेड़ लगाया, कैंडल केप्ट बर्निंग एंड माइज अलाइव, चल नाउ इस लाइन पर आओ, इस लाइन पर आइए प्लीज। NCERT की इस लाइन पर आइए। प्रीस्टली एक्सपेरिमेंट, प्लांट्स रिस्टोर टू एयर whatever breathing animals and burning candles remove। बेटा क्या मतलब है? ब्रीदिंग एनिमल ने और बर्निंग कैंडल ने एयर में से क्या रिमूव किया है? ऑक्सीजन, वो यूज करी है, और प्लांट ने उस ऑक्सीजन को वापस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस बैक इनटू द एटमॉस्फेयर रीस्टोर कर दिया है। आइए लाइन समझ में। प्लांट्स रीस्टोर टू एयर, प्लांट्स क्या कहा उन्होंने? प्लांट्स restore to air whatever breathing animal यानी जिंदा चूहा and जलती हुई कैंडल and burning candle remove। किसकी बात कर रहे हैं ये? कौन सी गैस की बात कर रहे हैं बताइए? क्या है जो चूहा और कैंडल जलने के लिए, जिंदा रहने के लिए रिमूव कर रहे हैं?
ऑक्सीजन, और उसे प्लांट वापस हवा में डाल रहा है। ये ऑक्सीजन की बात कर रहे हैं। ठीक है सिद्धार्थ? बेटा एनसीईआरटी इसलिए रीड नहीं कर रही हूं कायनात, क्योंकि एनसीईआरटी का एक एक वर्ड ब्लैक बोर्ड पे लिख रही हूं, एक एक वर्ड। हो गया? बेल जार एक्सपेरिमेंट समझ में आ गया? आइए अब हम नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं, फोर्थ एक्सपेरिमेंट। फोर्थ एक्सपेरिमेंट नाम है जैन इंजन हाउस। जैन इंजन हाउस। मैं कैसे याद कराती हूं बताऊं आपको इनका नाम? विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जनवरी में बहुत ठंड होती है तो इन्होंने इंजन के अंदर अपना घर बनाया है। भाई जनवरी ठंड है, कोल्ड है, तो इन्होंने इंजन में अपना हाउस बनाया है। तो जैन इंजन हाउस, जैन इंजन हाउस। 1730 से 1799 इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेंगे, आपसे जो पूछेंगे वो लिखते हैं। इन्होंने बताया है इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट टू प्लांट्स। आप कहोगे मैम वो तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में भी बोला था आपने। हाँ जी, फर्स्ट एक्सपेरिमेंट वालों ने भी वही बताया है, लाइट एंड ग्रीन पार्ट्स का इंपॉर्टेंस, क्लोरोफिल का इंपॉर्टेंस, इन्होंने भी यही बताया है। चलो, हाँ ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है तो मत यूज करो ट्रिक, कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा। चल देखो इन्होंने क्या किया, आओ समझते हैं। इन्होंने एक पानी वाला पेड़ लिया, पानी, ये पेड़ था बेटा हाइड्रिला। सपोज ये वो पेड़ है, ये पेड़ है हाइड्रिला। हाइड्रिला एक एक्वाटिक प्लांट है, हाइड्रिला। उन्होंने इसे कवर कर दिया एक प्रिज्म से, कांच के जार से, ऐसा समझ लो कवर कर दिया। अब उन्होंने इसको सनलाइट दी, सनलाइट, ये ग्लास है, सनलाइट जाएगी। अब बड़ा ध्यान से सुनो बेटा, इसमें ग्रीन पार्ट्स हैं, है, वाटर इसके पास है, CO2 ये पानी से एब्जॉर्ब कर लेगा, डिजॉल्व CO2 एटमॉस्फेयर से जो इसका पानी है, और सनलाइट भी दे रहे हो तो इस पे सनलाइट भी है, पिगमेंट्स भी है, वाटर भी है, CO2 भी है। यानी यहां फोटोसिंथेसिस होगा, ग्लूकोज बनेगा, स्टार्च बनेगा, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, और साथ में बेटा ऑक्सीजन रिलीज होगा। और जब ऑक्सीजन रिलीज होगा तो पानी में बुलबुले दिखेंगे, बुलबुले, बबल्स, 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 बबल्स। क्योंकि O2 रिलीज हो रहा है तो वाटर के बबल्स दिखेंगे। यानी उन्हें जब सनलाइट दी, सनलाइट गिवन, तो उन्होंने आयोडीन टेस्ट नहीं लगाया था, उन्हें बबल्स मिले जो ऑक्सीजन के थे। कब मिले? जब लाइट थी। और कहां मिले बेटा? ग्रीन पार्ट्स के अराउंड, क्योंकि ग्रीन पार्ट्स में ही फोटोसिंथेसिस होगा तो वहीं से ऑक्सीजन रिलीज होगी। तो उन्हें लाइट में ग्रीन पार्ट्स के आसपास ऑक्सीजन के बबल्स देखने को मिले। उन्होंने रात में भी वेट किया या इसी सेटअप को अंधेरे में रखा, डार्क में, अभी भी वाटर है, अभी भी ग्रीन पार्ट्स हैं, अभी भी CO2 है डिजॉल्व्ड इन द वाटर जो पेड़ यूज कर सकता है, बट क्योंकि डार्कनेस है इसीलिए बबल्स नहीं दिखे। ना ग्रीन पार्ट्स के अराउंड कहीं भी बबल्स बने ही नहीं बेटा, बबल्स बने ही नहीं। सो सेकेंड, इन डार्कनेस, इन डार्कनेस, डार्कनेस में नो बबल्स सीन।
ऑफ कोर्स ऑक्सीजन के बबल्स। तो इससे दो बातें प्रूफ हो गई हैं कि इंपॉर्टेंस ऑफ लाइट है एंड ग्रीन पार्ट्स के अराउंड फोटोसिंथेसिस होता है, बट लिखा इसी तरह से गया है इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट इन प्लांट्स। और ये उन्होंने जो पेड़ लिया था बेटा, ये एक्वाटिक पेड़ था, पानी वाला पेड़ था, हाइड्रिला। हाइड्रिला। हमें साइंटिस्ट का नेम पता होना चाहिए, उन्होंने क्या करा, कौन सा पेड़ था, वो सब पता होना चाहिए। ठीक है, चलिए। अगर आपको हेल्प करे तो ट्रिक यूज करना, वरना बिल्कुल कतई मत करना। ये सारा है इसकी बात, ये रही इसकी ट्रिक। अगर हेल्प करे, वरना वैसे ही याद कर लो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। जियो रिलायंस, जियो रिलायंस यानी जियो मतलब जैन इंजन हाउस ने बताया था, जैन इंजन हाउस ने बताया था कि ऑक्सीजन रिलीज होती है, ऑक्सीजन के बबल्स रिलीज होते हैं ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस अराउंड ग्रीन पार्ट्स। ग्रीन पार्ट्स के आसपास में ऑक्सीजन बबल्स के फॉर्म में रिलीज होती है। तो जियो रिलायंस, जैन इंजन हाउस, ऑक्सीजन रिलीज ड्यूरिंग लाइट। ठीक है, यस हाइड्रोफाइट दीपक, बिल्कुल पानी वाला पेड़ मतलब बेटा हाइड्रोफाइट। चलो धीरे धीरे कहानी आगे बढ़ रही है। हो गया, चलो अब आओ नेक्स्ट पढ़ते हैं। फिफ्थ जैन इंजन हाउस कैसे याद रखेंगे? जनवरी में ठंड होती है तो इंजन के अंदर घर बनाया है, थोड़ी गर्मी मिल जाए, जैन इंजन हाउस। नाउ नेक्स्ट साइंटिस्ट का नाम लिखिए, जूलियस वॉन सैक्स। जूलियस वॉन सैक्स, इनका ईयर आना चाहिए 1854 में, इन्होंने हमें बताया था। बेटा केवल जो पैदा और मरने का ईयर है ना वो मत याद रखो, बट प्रीस्टली ने 1770 में बेल जार किया था, 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की थी, इन्होंने 1854 में एक्सपेरिमेंट किया था। ये सब आना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट है बेटा। चल, जूलियस वॉन सैक्स। अब मैं इन्हें कैसे याद करती हूं, देखो सैक को मैं सैक ऐसा लिख देती हूं, और सैक का मतलब होता है थैला। मेरा सारा रिस्पेक्ट है इनके लिए। चलिए नाउ थैले के अंदर हम शुगर लेकर आते हैं, शुगर। बेटा इन्होंने बताया था कि फोटोसिंथेसिस से ग्लूकोज शुगर बनती है, सिंथेसिस शुगर का होता है। फिर इन्होंने ही बताया था कि ये शुगर स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होती है। देखो हम कैसे याद रखेंगे, बड़ा आसान है। सैक्स, सैक मतलब थैला, थैले में लेकर आए शुगर, एस से सैक, एस से शुगर, और वो स्टोर होती है एज स्टार्च। कितना इजी तो है, देखो एस से सैक, सैक थैला, उसमें है एस से शुगर, वो स्टोर होती है एस से स्टोर, एज स्टार्च, एज स्टार्च। एस से सैक, एस से शुगर, एस से स्टोर, एस से स्टार्च। और इन्होंने बताया था कि जो ग्रीन सब्सटेंस है, जो बार बार साइंटिस्ट कह रहे थे कि ग्रीन पार्ट है, कोई सब्सटेंस है जिसे आज हम क्लोरोफिल कहते हैं बेटा, तब नहीं पता था। क्लोरोफिल, नाउ नोन एज क्लोरोफिल। इन्होंने ये कहा था कि ये जो ग्रीन सब्सटेंस है, दिस इज प्रेजेंट इनसाइड स्पेशल बॉडीज, जिन्हें आज हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। हमें पता है क्लोरोप्लास्ट होता है ऑर्गेनेल सेल के अंदर, और उसके अंदर क्लोरोफिल होता है। तो हम कैसे याद करेंगे, एस से सैक, एस से शुगर सिंथेसाइज होता है, एस से स्टार्च स्टोर होता है, एस से स्पेशल बॉडीज के अंदर, एस 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 एस। आ गए मजे? यस, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्राना या थाइलाकॉइड, मैं पढ़ाऊंगी वो, बिल्कुल पढ़ाऊंगी। चलिए अब
अगर हेल्प करे, वैसे तो मैंने ऑलरेडी ट्रिकी बता दिया आपको, मैंने यहां लिख भी दिया है ये चीज। एस से सैक, एस से शुगर, एस से स्टार्च स्टोर होता है, एस से स्पेशल बॉडीज विच आर क्लोरोप्लास्ट, उनके अंदर क्लोरोफिल मिलता है। चलो आ जाओ अब नेक्स्ट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। मैं एक बार क्विकली रिवाइज करती हूं मेरे प्यारे नादान परिंदों, फुल कंसंट्रेशन चाहिए मुझे आपका। पहला एक्सपेरिमेंट है जहां पर लाइट और ग्रीन पार्ट्स की इंपॉर्टेंस है। वैरीगेटेड लीफ ली, हाफ लीफ को ब्लैक पेपर से कवर किया, लाइट नहीं है, ग्लूकोज नहीं बनेगा, स्टार्च नहीं होगा, आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा। अदर हाफ इज एक्सपोज्ड टू लाइट, तो ग्रीन पार्ट में फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च बनेगा, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा, नॉन ग्रीन में नेगेटिव आएगा। नाउ एक्सपेरिमेंट नंबर 2, मॉल्स हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट। नॉर्मल ग्रीन लीफ ली, सनलाइट दी, बट हाफ लीफ को टेस्ट ट्यूब के अंदर डाला जिसमें KOH सोक्ड कॉटन है विच एब्जॉर्ब CO2। तो जो हाफ लीफ है आउटसाइड टेस्ट ट्यूब एक्सपोज टू एयर, वहां पे CO2 है, फोटोसिंथेसिस होगा, स्टार्च बनेगा, आयोडीन टेस्ट पॉजिटिव आएगा। बट जो इनसाइड टेस्ट ट्यूब है वहां नो CO2 बिकॉज इट इज एब्जॉर्ब्ड बाय पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, तो लीफ के लिए CO2 नहीं बचेगा, स्टार्च नहीं बनेगा, आयोडीन टेस्ट नेगेटिव आएगा। जोसेफ प्रीस्ली का थर्ड एक्सपेरिमेंट 1770 में एक्सपेरिमेंट किया, बेलजार 1774 में ऑक्सीजन की डिस्कवरी की। पहले जब ओनली अलाइव माइज एंड बर्निंग कैंडल है तो आफ्टर सम टाइम दे डाई एंड एक्सटिंग्विश, बट जब मिंट प्लांट भी प्लेस कर दिया तो आफ्टर सम टाइम माइस इज ऑल्सो अलाइव एंड कैंडल इज ऑल्सो बर्निंग। वाई? क्योंकि जो रिमूव करा है ब्रीदिंग एनिमल ने एंड बर्निंग कैंडल ने, यानी ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर, उसे प्लांट ने रीस्टोर कर दिया है, बैक भेज दिया बाय फोटोसिंथेसिस। चैट बॉक्स में बताओ कि मिंट प्लांट ही क्यों लिया था, बताओ। चल नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट है, जनवरी में ठंड पड़ती है, इंजन में घर बनाया, जैन इंजन हाउस। इन्होंने एक्वाटिक वाटर प्लांट लिया, हाइड्रेला। जब सनलाइट को एक्सपोज करा तो ग्रीन पार्ट्स के अराउंड बबल्स दिखे, ऑक्सीजन के बबल्स, यानी लाइट भी जरूरी है और ग्रीन पार्ट से फोटोसिंथेसिस होता है, ऑक्सीजन के बबल्स रिलीज हुए। बट जब डार्कनेस है तो कोई बबल नहीं निकला। ये इंपॉर्टेंस ऑफ सनलाइट टू प्लांट्स बताता है। नाउ इनके बाद में अब नेक्स्ट आए सैक। एस से सैक, एस से इन्होंने बताया शुगर सिंथेसिस होता है, एस से स्टोर होता है एज स्टार्च, और जो ग्रीन पिगमेंट है जिसे नाउ टुडे वी नो एज क्लोरोफिल, तब तक क्लोरोफिल की डिस्कवरी खोज नहीं हुई थी, इट इज प्रेजेंट इनसाइड स्पेशल बॉडीज जिन्हें आज हम कहते हैं क्लोरोप्लास्ट। चलो आ जाओ, अब नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट पढ़ते हैं जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। TW एंजलमैन, वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लगा दो उतना इंपॉर्टेंट। एंजलमैन बेटा मैं फिर कह रही हूं, इनके बर्थ और डेथ ईयर याद मत रखना, मुझे भी आज तक याद नहीं है। जो जो ईयर्स पे मैं अंडरलाइन करवा रही हूं बस उन्हें ध्यान रखना है। चल इन्होंने क्या किया था, आ जाओ। इन्होंने एक एल्गी लिया, एल्गी, फिलामेंटस एल्गी, मैं प्लांट किंगडम पढ़ा चुकी हूं, जैसे स्पाइरोगायरा याद है आपको, यूलोथ्रिक्स। स्पाइरोगायरा में अगर याद हो, क्लोरोप्लास्ट स्पाइरल रिबन शेप का होता है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में पढ़ाया था मैंने। इन्होंने क्लैडोफोरा नाम का ग्रीन एल्गी लिया, ग्रीन एल्गी जिसका नाम है क्लैडोफोरा। क्लैडोफोरा स्पाइरोगायरा जैसे ही होता है। अब बेटा ये एल्गी है, एल्गी यानी प्लांट किंगडम, और प्लांट किंगडम यानी ये सब अपना खाना खुद बनाएंगे, ये फोटोसिंथेसिस कर सकता है। इट इज अ ग्रीन एल्गा, क्लैडोफोरा, फोटोसिंथेटिक। इन्होंने यहीं पर कुछ बैक्टीरिया भी ग्रो करवाए। ये है बैक्टीरिया, सपोज बैक्टीरिया ले लिए, यानी इन्होंने बनाया सस्पेंशन ऑफ एरोबिक बैक्टीरिया। बेटा ये एरोबिक बैक्टीरिया है, मतलब ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही
रेस्पिरेशन करेंगे, रेस्पिरेशन करेंगे यानी ग्लूकोज ब्रेक डाउन करेंगे, एटीपी एनर्जी जनरेट करेंगे, उस एनर्जी से मल्टीप्लाई होंगे, बाइनरी फिजन करेंगे। अगर ऑक्सीजन नहीं हुई तो ये मर जाएंगे। ये एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया। तो ए से एरोबिक बैक्टीरिया लिए क्या, और ए से एल्गी लिया। ए से एरोबिक बैक्टीरिया और ए से एल्गी, वो भी ग्रीन एल्गी, क्लैडोफोरा। ठीक है। नाउ इन्होंने, यहां तक इन्हें मालूम था कि ऑक्सीजन रिलीज होती है फोटोसिंथेसिस में, CO2 जरूरी है, H2O जरूरी है, ग्रीन पार्ट्स होते हैं, उनसे फोटोसिंथेसिस होता है, सनलाइट नीडेड है, ये सब ऑलरेडी मालूम था, ऑलरेडी मालूम था। काफी आगे की कहानी बढ़ चुकी है। अभी तक तो 70s की बात चल रही थी, 1700 की, ये तो 1800 तक आ गए हैं। ये देखना चाहते थे कि क्या पूरी सनलाइट कैसी भी वेवलेंथ हो बराबर फोटोसिंथेसिस करेगी या नहीं। मैंने क्या कहा, सुनो, मैंने कहा कि जो सनलाइट होती है बेटा, उसका फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन, यानी सनलाइट जो है बेटा अलग अलग वेवलेंथ की लाइट है, उसमें जो फोटोसिंथेसिस करवा सके, यानी फोटोसिंथेटिकली एक्टिव रेडिएशन जो होता है, वो लाइट होती है जो 400 से 700 नैनोमीटर की होती है। बेटा बहुत ध्यान से सुनो, अगर 400 नैनोमीटर से कम वेवलेंथ की सनरेज आएंगी या 700 नैनोमीटर से ज्यादा की सनरेज आएंगी तो फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, उससे खाना नहीं बनेगा। 400 से कम जिन्हें अल्ट्रा वायलेट बोलते हैं, या 700 से ज्यादा जिन्हें इंफ्रारेड रेडिएशंस कहते हैं। तो 400 एक्चुअली ये विबग्योर है, विबग्योर यानी वॉयलेट। 400 वाला जो है ये होता है वॉयलेट, और करते 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 फाइनली रेड। जो इंद्रधनुष के 7 रंग होते हैं, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये जो 7 कलर की सनरेज हैं, ये 400 से 700 नैनोमीटर की वेवलेंथ में आती हैं और ये फोटोसिंथेसिस करवा सकती हैं। यानी इन रेज की एनर्जी से ग्लूकोज बन सकता है। वो ये देखना चाहते थे, इससे ज्यादा को इंफ्रारेड कहते हैं, इससे कम को अल्ट्रा वायलेट कहते हैं, उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होता। वो ये देखना चाहते थे कि लाइट तो इंपॉर्टेंट है, नेसेसरी है, बट क्या वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड कोई भी लाइट दो तो बराबर फोटोसिंथेसिस बनेगा या डिफरेंस आएगा। तो उन्होंने क्या किया, एक प्रिज्म लिया, प्रिज्म, प्रिज्म, और इस प्रिज्म पर सनलाइट मारी। सनलाइट, आपको मालूम है स्टूडेंट्स, एक बेसिक फिजिक्स आती होगी शायद, कि सनलाइट जब प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वो अलग अलग कलर्स में फट जाती है, अलग अलग कलर्स में। जैसे जैसे फॉर एग्जाम्पल वॉयलेट, वॉयलेट, फिर इंडिगो, फिर ब्लू, एग्जैक्ट कलर्स मेरे पास नहीं है, मैं एक रफ बना रही हूं, फिर ग्रीन, फिर येलो, फिर ऑरेंज और फिर रेड। मैंने क्या क्या बनाए मैं एक बार लिख देती हूं यहां पे, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। इंद्रधनुष के 7 रंग शायद आप लोगों को आते होंगे। विबग्योर जिसे बोलते हैं, विबग्योर, VIBGYOR, विबग्योर। ठीक है। अब उन्होंने देखा कि जो ब्लू वाली लाइट है और रेड वाली लाइट है, वो जिस एरिया में गई उस एरिया में सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया की ग्रोथ हुई उस एरिया के।
इससे क्या प्रूफ होता है, बहुत ध्यान से सुनो बेटा, बहुत इजी है कि जरूर ब्लू और रेड वाली लाइट जो है वो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस करती होगी, इसीलिए मैक्सिमम CO2 यूज होगा, H2O यूज होगा, मैक्सिमम ग्लूकोज फॉर्म होगा और मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज होगी। और जहां ब्लू और रेड लाइट जा रही है वहां मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस हो रहा है, यानी मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज हो रही है। उस ऑक्सीजन को यूज करके वहां के बैक्टीरिया सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन्होंने फर्स्ट टाइम बताया कि ब्लू और रेड लाइट में मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस होता है, यानी पहली बार इन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा जो एक्शन होता है, काम होता है फोटोसिंथेसिस का, वो ब्लू एंड रेड में होता है। इसे कहा गया कि इन्होंने फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम दिया, पहली बार इन्होंने बताया बेटा, फर्स्ट टाइम इन्होंने बताया। इन्होंने दिया है, गेव फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम कि सबसे ज्यादा एक्शन कौन सी लाइट में होता है, ए से एक्शन स्पेक्ट्रम। तो ए से एरोबिक बैक्टीरिया यूज करे, ए से एल्गी, ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा यूज करा, ए से पहली बार इन्होंने एक्शन स्पेक्ट्रम हमें दिया। क्या देखा इन्होंने, इन्होंने हमें बताया कि मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस जो है, मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस कैसे पता करा इन्होंने, मैक्सिमम बैक्टीरिया जहां मल्टीप्लाई हुए हैं, जहां सबसे ज्यादा बैक्टीरिया दिख रहे हैं, क्योंकि वहीं सबसे ज्यादा फोटोसिंथेसिस हुआ है, वहीं सबसे ज्यादा ऑक्सीजन रिलीज हुई है। उस ऑक्सीजन को यूज करके बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करे हैं। ये सब कुछ ब्लू एंड ग्रीन लाइट में होता है, ब्लू एंड रेड लाइट, ब्लू एंड रेड लाइट। तो मैक्सिमम फोटोसिंथेसिस बोलो या मैक्सिमम ऑक्सीजन रिलीज बोलो या मैक्सिमम बैक्टीरिया एक्यूमुलेशन बोलो, वो होता है ब्लू एंड रेड लाइट में, ब्लू एंड रेड लाइट में। ये हमें एंजल मैन ने बताया था। मैं इसे कैसे याद कराती हूं, एंजल मैन को ए से याद कर लो, एंजल हमारे लिए फरिश्ते की तरह है। देखो प्रिज्म में भी ए बन रहा है बेटा, ए से एल्गी, ए से एरोबिक बैक्टीरिया, ए से एक्शन स्पेक्ट्रम, ए से एंजल मैन। मजे आ गए? एक्चुअली मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी कि ये जो ब्लू और रेड लाइट होती है ना, ये एब्जॉर्ब करते हैं क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी, और क्लोरोफिल ए और बी हमारे मेन पिगमेंट्स हैं, क्लोरोफिल ए एंड बी। इसीलिए अभी मत याद करो, अभी कोई बात नहीं है, ये रीजन है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। हो गया? यस। ए से प्रिज्म, ए से एक्शन स्पेक्ट्रम, ए से एरोबिक बैक्टीरिया, ए से एल्गी, ग्रीन एल्गी क्लैडोफोरा, एसी 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 एसी, कौन सा वाला, एसी क्लैडोफोरा वाला एल्गी, ए से एंजल मैन। ठीक है? रुबुल ट्रिक्स बस मत बोलो मैम। अरे बेटा तुम मत यूज करो, जिन बच्चों को हेल्प हो रही है उनको तो यूज करने दो। चलो जिसे याद करना हो वो कर लेना भाई ट्रिक से, कोई बात नहीं, वरना भद्दुआ नहीं देनी टीचर को यार इतनी सी बात पे। जिसको हेल्प करे वो यूज करो, नहीं तो कोई बात नहीं है बेटा, वैसे ही याद करो। ठीक है? तो इंग्लिश एक्शन स्पेक्ट्रम दिया पहला, एरोबिक बैक्टीरिया यूज करे, ऐसे भी याद कर सकते हो, जो हेल्प करे उसे याद कर लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। या और ए से याद करना, ए से हो गए एंजल मैन, ए से हो गया एरोबिक बैक्टीरिया, ए से हो गया एल्गी ग्रीन वाला, क्लैडोफोरा। लिख लो भाई, जिसको जो ट्रिक लिखनी है लिख लो। ए ये हो गई प्रिज्म, A4, और ए से हो गया एक्शन स्पेक्ट्रम,
पहला फर्स्ट एक्शन स्पेक्ट्रम, फर्स्ट, ये ऐसा है बेटा एक्शन स्पेक्ट्रम, पहला एक्शन स्पेक्ट्रम, जैसे भी याद करना, ए ए ए ए ए A5, A5, ठीक है, चलो लिख लो। आओ अब स्टोरी को आगे बढ़ाएंगे, आगे चलेंगे। आइए एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालिए, एक बार अपनी एनसीईआरटी निकालो, एक बार एनसीईआरटी निकालिए प्लीज। चलो यहां आ जाओ, ये देखो निकालो एनसीईआरटी सब। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स हो गए हैं, ऐसा लिखा होगा, लिखिए इंपेरिकल इक्वेशन, ये वाला पैराग्राफ सबने निकाल लिया। देखो मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी तक, 19वीं शताब्दी के मध्य तक आते आते ये पता चल गया था कि प्लांट्स लाइट एनर्जी को यूज करते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स फॉर्म करते हैं फ्रॉम CO2 एंड वाटर। ये पता चल गया था कि लाइट एनर्जी चाहिए, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है, CO2 और वाटर यूज होता है। नाउ ये पता चला था कि जो कार्बोहाइड्रेट है, आज हम जानते हैं ग्लूकोज है, 6 कार्बन शुगर, उसको वो ऐसा होता है ना, देखो C6H12O6, इन्होंने ऐसा लिखा है CH2O। ऑफकोर्स ट्वाइस कर दो इसको, मतलब जितने कार्बन है उतने ऑक्सीजन है और डबल हाइड्रोजन है, ये बताया था साइंटिस्ट ने। अभी उन्हें ये नहीं पता हाउ मेनी CO2, हाउ मेनी H2O, हाउ मेनी O2 रिलीज, वो नहीं पता, पर ये पता चल गया था कि CO2 जरूरी है, H2O जरूरी है, लाइट जरूरी है, O2 रिलीज होता है, ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट फॉर्म होता है और ग्रीन पार्ट्स में बनते हैं। यहां तक साइंटिस्ट को मालूम था, ठीक है, यहां तक मालूम था। चलिए आइए हम इस बात को अब लिख लेते हैं अपनी कॉपी में, लिखिए बाय मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी, निकालो रजिस्टर, बाय मिडिल ऑफ 19th सेंचुरी। इसे 20th सेंचुरी कर देंगे बेटा, रॉन्ग हो जाएगा, एंड कर देंगे रॉन्ग हो जाएगा। ये पता था कि CO2 प्लस वाटर, लाइट चाहिए, ग्रीन पार्ट से होता है फोटोसिंथेसिस, और ऐसा ये यानी जितने कार्बन उतने ऑक्सीजन एंड डबल हाइड्रोजन और प्लस ऑक्सीजन, और ये है ग्लूकोज, 6 कार्बन कंपाउंड या 6 कार्बन कार्बोहाइड्रेट। इतना साइंटिस्ट को पता चल गया था। अब साइंटिस्ट ये ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, प्लीज बड़ा ध्यान से सुनिए, कि ये ऑक्सीजन कहां से आता है। ये आप कहोगे मैम अभी तो आपने बताया क्लास के शुरू में कि पानी से आता है, पर तब साइंटिस्ट के पास मैं नहीं थी, मुझे साइंटिस्ट ने बताया है। एक्चुअली साइंटिस्ट कंफ्यूज थे कि CO2 वाला ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज होता है या वाटर वाला रिलीज होता है। इस दुविधा को सुलझाया नील जी ने, कॉर्नेलियस वॉन नील। कौन सा एक्सपेरिमेंट नंबर हो गया बेटा अपना? 7 हो जाएगा आई थिंक, हाँ 7। कॉर्नेलियस वॉन नील, नील शॉर्ट में इन्हें CV नील लिखते हैं, CV नील। मैं देखो कैसे बताती हूं, सुनो बड़ा ध्यान से। नील, नील मतलब नीला, नीला होता है आसमान आकाश, पर नीला पानी भी होता है। तो नील यानी नीला, नीला यानी पानी। इन्होंने बोला था कि पानी से आता है ऑक्सीजन, ना कि CO2 से। आइए लिखते हैं हम, सो नील, 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 नील मतलब नीला, और नीला होता पानी। तो इन्होंने बोला था कि ऑक्सीजन रिलीज्ड कम्स फ्रॉम वाटर, कम्स फ्रॉम पानी यानी वाटर। हो गया याद बेटा? नील यानी नीला, नीला होता है पानी, तो इन्होंने बोला था कि पानी से आता है ऑक्सीजन। अब इन्होंने कैसे बताया था उसे हम पढ़ेंगे। चलो सुनिए,
ये काम कर रहे थे पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे। प्लीज लिखिए, ही वर्कड ऑन पर्पल सल्फर बैक्टीरिया एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। पर्पल सल्फर एंड ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया। स्टूडेंट्स, मैंने आपको इनके बारे में डिटेल बताई थी। दोनों बैक्टीरिया ये फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होते हैं। दे आर फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। अब बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये भी CO2 को यूज करते हैं और उससे ग्लूकोज बनाते हैं। पर बेटा ये जब फोटोसिंथेसिस करते हैं तो सल्फर या सल्फेट्स रिलीज होते हैं। सल्फर या सल्फेट्स रिलीज्ड आउट इनटू एटमॉस्फेयर। सल्फर या सल्फेट्स। नील जी ने ये सोचा कि अगर ऑक्सीजन CO2 वाला होता तो CO2 तो ये भी यूज कर रहे हैं भाई, CO2 तो ये भी यूज कर रहे हैं, तो तब भी तो ऑक्सीजन रिलीज होना चाहिए, पर तब ऑक्सीजन रिलीज नहीं होता। और ये इनको भी अगर CO2 से ग्लूकोज बनाना है तो इन्हें भी हाइड्रोजन चाहिए। कार्बन ऑक्सीजन तो है पर हाइड्रोजन चाहिए। तो ये बेटा पानी को नहीं तोड़ पाते, ये पानी नहीं तोड़ पाते, ये H2S को ब्रेक करते हैं। तो होता क्या है, इनका ये हाइड्रोजन CO2 में गया तो CO2 का तो रिडक्शन हो गया, रिडक्शन ऑफ CO2, और उससे खाना बन गया ग्लूकोज। अब आप ग्लूकोज बोलो या इसे ऐसा भी लिख सकते हो, ऐसा। लेकिन यहां पर H2S ब्रेक हुआ है तो सल्फर रिलीज हुआ है। ये बैक्टीरिया के पास, मैं आगे जाके पढ़ाऊंगी इसी चैप्टर में, एक्चुअली बेटा इनके पास फोटोसिस्टम 2 एब्सेंट होता है। फोटोसिस्टम 2 के कारण वाटर ब्रेक होता है, बट इनके पास वो एब्सेंट है। दे कैन नॉट यूज वाटर फॉर हाइड्रोजन सोर्स। वो पानी से हाइड्रोजन नहीं निकाल सकते, पानी को ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते हैं, वो H2S को ऑक्सीडाइज करते हैं। तो इससे प्रूफ होता है अगर ऑक्सीजन CO2 से आती तो यहां भी रिलीज होनी चाहिए थी, पर यहां सल्फर या सल्फेट्स रिलीज हो रहे हैं क्योंकि H2S का ब्रेकडाउन हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो यहां पे ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड कौन सा है बताइए? ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड, दैट इज H2S। ऑफ कोर्स सनलाइट तो चाहिए ही, लाइट चाहिए ही, और पिगमेंट्स भी चाहिए, वो तो सब चाहिए। पर ऐसे उन्हें पता चला था अगर ऑक्सीजन CO2 से आता तो यहां भी आता, पर यहां सल्फर सल्फेट्स रिलीज हो रहे हैं, मतलब H2O तोड़ा तो ऑक्सीजन रिलीज हो रही है, H2S तोड़ा तो सल्फर या सल्फेट्स रिलीज हो रहे हैं। इसे हमने कहा था, अगर आपको याद हो, एनऑक्सीजेनिक फोटोसिंथेसिस। स्टूडेंट्स, आप इवोल्यूशन चैप्टर में पढ़ेंगे जूलॉजी के अंदर कि पृथ्वी पर, अर्थ पर सबसे पहले यही बैक्टीरिया थे फोटोसिंथेसिस वाले, और इसीलिए हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री ऑक्सीजन O2 नहीं थी। फिर कुछ इवोल्यूशन हुआ, विकास हुआ, और पहली बार ब्लू ग्रीन एल्गी साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिस्टम 2 डेवलप हुआ। उन्होंने फर्स्ट टाइम वाटर को ब्रेक करना शुरू करा, उसमें से हाइड्रोजन यूज करना शुरू करा, और फर्स्ट टाइम साइनोबैक्टीरिया के कारण हमारे एटमॉस्फेयर में फ्री O2 आई। फिर O2 और O से मिलकर O3 यानी ओजोन लेयर बनी, जो बहुत बड़ा इवोल्यूशन था, बहुत बड़ा। ठीक है, तो पर्पल सल्फर में तो ऐसा होता है, और ग्रीन प्लांट्स में मैंने आपको बता दिया ये H2O हो जाएगा और यहां ऑक्सीजन रिलीज हो जाएगी। मजे आ गए? यस, नहीं बेटा, फोटोसिंथेसिस तो कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, लाइट यूज कर रहे हैं, पर ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अब इसे NCERT में कैसे लिखा है? NCERT में ये बात कैसे कही गई है? CO2 प्लस H2A। अब ये A कुछ भी हो सकता है, H2O, H2S, कुछ भी। ये है ऑक्सीडाइजेबल
कंपाउंड। H2A का मतलब ये H2O हो सकता है और H2S हो सकता है, ये कुछ भी हो सकता है। इससे बनेगा CH2O, जैसे ग्लूकोज। आ रहा है समझ? और साथ में 2A प्लस H2A। अब आप कहोगे मैम ये क्या लिख रहे हो, कितने बच्चों को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आओ आपको एक्सप्लेन करती हूं। देखो 1 CO2 अगर लगेगा तो डबल पानी लगा था। एनसीईआरटी की क्या रिएक्शन थी? एनसीईआरटी की 6 CO2 प्लस 12 H2O। ठीक है, तो जितना CO2 लगा था उसका डबल पानी लगा था और उससे बना था C6H12O6 प्लस। मैंने आपसे कहा था 6 पानी वापस निकल गए थे, तो बेटा देखो 6 CO2 है, 12 पानी है, 6 पानी बाहर निकल गए। यानी अगर H2A डबल लगा है तो उसमें से आधे बाहर निकल गए। 6 2 12 और ये 6 बाहर निकल गए। और ऑक्सीजन भी 6 बने थे, 6O2। तो ये A क्या है बेटा? A क्या है? A मतलब एक ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन एटम। तो अगर 1 CO2 है, 1 H2A होता तो 1 एटम होता, पर ये 2A है मतलब 2 एटम है। 2A है मतलब 2 एटम है, मतलब 1 मॉलिक्यूल है। तो अगर 6 मॉलिक्यूल की कहानी है तो 6 O2 है। ये हमारी एनसीईआरटी में दिया है ये इक्वेशन, बेटा आनी चाहिए, बिल्कुल इजी है। मैं फिर कह रही हूं, बहुत ध्यान से सुनो। हमने पढ़ा था कि जितने CO2 लगते हैं उसका डबल पानी लगता है, 6 CO2 प्लस 12 H2O। हाँ, इस 12 में से 6 वापस मिल जाते हैं। जितने CO2 उतने ही O2 रिलीज होते हैं, यही पढ़ाया था। फर्स्ट पेज देखो, मैंने कहा था वैसे तो 6 CO2 6 H2O 6 O2, पर लगते 12 हैं और बाद में 6 बाहर मिल जाते हैं। तो यहां इस फॉर्मूले को फिट करो, यानी जितने CO2 लगेंगे उसका डबल पानी लगा। तो CO2 प्लस 12 H2O बोलो। अब H2A, H2O, H2S, वो A कुछ भी हो सकता है। और उससे आधे पानी बाहर मिल गए, 2 H2A में से H2A बाहर मिल गए, रिलीज हो गए। और 2A, बड़ा ध्यान से समझो बेटा, A मतलब एक ऑक्सीजन एटम, तो 2A मतलब 2 ऑक्सीजन एटम, मतलब एक मॉलिक्यूल। तो अगर 6 की कहानी चल रही है तो 6 मॉलिक्यूल्स। मजे आ गए? समझ आ गया? जल्दी से यस या थम्स अप कर दीजिए। यानी इन्होंने क्या कहा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ा रही हूं बेटा, ये टॉपिक अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स को एनसीईआरटी की लाइन समझ नहीं आती है, मैं एनसीईआरटी की लाइंस दिमाग में डाल रही हूं। तो इन्होंने ये बोला कि हाइड्रोजन इज रिलीज्ड फ्रॉम अ, एनसीईआरटी की लाइंस हैं, सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड। हाइड्रोजन कहां से निकलती है? एक सूटेबल ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से, जिन्हें इन्होंने कहा H2A। आज हम जानते हैं बेटा ये H2A जो है ये H2O भी हो सकता है और ये H2S भी हो सकता है। पर्पल सल्फर और ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया में ये इतना है, और बाकी हमने जो पढ़े साइनोबैक्टीरिया, डाइनोफ्लैजेलेट्स, क्राइजोफाइटा, ग्रीन प्लांट्स, उन सब में ये H2O है। हाइड्रोजन यहां से रिलीज होगी, यानी ये हाइड्रोजन का डोनर है, हाइड्रोजन डोनर। और ये हाइड्रोजन CO2 के पास जाएगी, यानी रिडक्शन करेगी CO2 का, और उससे फिर खाना बनेगा, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस होगा।
बिल्कुल अच्छे से समझ आया बेटा। ये एनसीईआरटी की लाइन है। हाइड्रोजन रिलीज होता है किसी ऑक्सीडाइजेबल कंपाउंड से। हाइड्रोजन रिलीज हो रहा है तभी तो उसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। वो वाटर हो सकता है या वो H2S हो सकता है। सो रिडक्शन ऑफ CO2 बोलो, या इट रिड्यूसेस CO2, और उससे बनेगा कार्बोहाइड्रेट यानी ग्लूकोज। अब आप उसे ऐसे लिखो या आप उसे ऐसा लिख दो, एक ही बात है, लिखने का तरीका है। हो गया। अब तो हमने कैसे याद किया? नील, नील नीला होता है पानी, तो ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। कैसे बताया? पर्पल सल्फर ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया पे काम किया, वहां पर वाटर ब्रेक नहीं होता, H2S ब्रेक होता है तो सल्फर निकलती है। इट प्रूव्स कि ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। नाउ later this was also proved by use of radioisotopes। बेटा पूरी एनसीईआरटी दिमाग में छाप रही हूं, फुल कंसंट्रेशन से पढ़ाई करो। रेडियो आइसोटोप्स, दिस मतलब दैट ऑक्सीजन कम्स फ्रॉम वाटर। ये बात बाद के दूसरे साइंटिस्ट ने, नील जी ने नहीं, दूसरे साइंटिस्ट ने प्रूव की। कैसे अभी बताती हूं। देखो उन्होंने क्या करा, देखो CO2 प्लस H2O से हमें पता है ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन। अब मैं बैलेंस नहीं कर रही हूं, 6 और उधर भी 6। अब प्लीज बड़ा ध्यान से सुनो। साइंटिस्ट ने क्या किया कि जो CO2 यूज करी ना बेटा, उसमें ऑक्सीजन 16 वाले एटम्स यूज करें। आपको मालूम है ऑक्सीजन के 2 आइसोटोप्स होते हैं, एक 16 और एक 18। तो उन्होंने CO2 16 वाली यूज की और पानी के अंदर 18 वाली यूज की। उन्होंने ये पाया, दे फाउंड आउट कि जो ऑक्सीजन ग्लूकोज में गई वो 16 वाली है और जो रिलीज हुई वो 18 वाली है। ये प्रूफ करता है बेटा ऑलरेडी कि वाटर वाली तो रिलीज हुई है और कार्बन डाइऑक्साइड वाली ग्लूकोज में गई है। पानी में जो आइसोटोप था, फिर उन्होंने रिपीट करा, उन्होंने वाटर में 16 वाली ली, CO2 में 18 वाली ली, तो जो रिलीज हुई वो 16 वाली रिलीज हुई। जो भी वाटर वाली ऑक्सीजन है 16 या 18, वही वाली रिलीज हुई इनटू एटमॉस्फेयर। ठीक है, एक ही बात है, दोनों तरह से करके देखा था बेटा, एक ही बात है, दोनों तरीके से करके देखा था, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब एक छोटे से पॉइंट और बताऊंगी, फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। एक छोटा सा पॉइंट और, हम ये तो समझ गए कि सनलाइट जरूरी है, CO2 जरूरी है, ग्रीन पार्ट से होता है, ऑक्सीजन बबल्स निकलते हैं, मैक्सिमम रेड एंड ब्लू में होता है, हम ये सब बातें समझ गए। वाटर से ऑक्सीजन रिलीज होती है। मुझे ये बताओ फोटोसिंथेसिस होगा कहां पे? सिर्फ एक पॉइंट के साथ आज की क्लास खत्म करूंगी, क्वेश्चंस करेंगे। बहुत इजी है, आप लोग पूरी एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स पढ़ चुके हैं, आपके लिए बहुत इजी है मुझे ये बताना। बोलो, सोचो सोचो सोचो, क्या पूरे पेड़ में फोटोसिंथेसिस होगा? नहीं, फोटोसिंथेसिस होगा ग्रीन पार्ट्स में। ग्रीन पार्ट्स में कौन से होते हैं बेटा ग्रीन पार्ट्स बताओ? एक तो पत्तियां, लीव्स, और याद है हमने मॉर्फोलॉजी में पढ़ा था कि यंग स्टेम ग्रीन होती है, फिर बाद में वुडी हो जाती है। चल, तो ग्रीन पार्ट्स में। अब जरा बताओ, लीफ तो बेटा ऑर्गन हो गई है ना, लीफ या स्टेम तो ऑर्गन हो गए। ऑर्गन के अंदर टिश्यू होता है, बहुत ध्यान से सुनिए। हर लीफ के अंदर एपिडर्मिस भी है, एपिडर्मिस जिसके बीच बीच में गार्ड सेल हैं, स्टोमेटा हैं। ठीक है, छोटा सा डायग्राम बना लो, रफ सा, चाहे मोनोकॉट हो चाहे डाइकॉट हो, ये एपिडर्मिस हो गई। फिर बंडल होता है, ये वस्कुलर टिश्यू है, जाइलम फ्लोएम।
पर फोटोसिंथेसिस कहां होता है? मीजोफिल टिश्यू के अंदर। हाँ, गार्ड सेल भी फोटोसिंथेटिक होते हैं, बट मेन क्या होता है? मीजोफिल टिश्यू। तो ग्रीन पार्ट के अंदर भी मीजोफिल, याद है ये पैलिसेड पैरेन्काइमा था, कितने बच्चों को याद आ रहा है? ये स्पॉन्जी था। मोनोकॉट्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं था, सारा का सारा मीजोफिल टिश्यू था। यानी ग्रीन पार्ट में होगा और उसके अंदर भी मीजोफिल टिश्यू में होगा, मीजोफिल टिश्यू में। इतना क्लियर है? अब मीजोफिल टिश्यू के अंदर भी कहां होगा? तो आप कहोगे मैम इसके ये जो सेल्स हैं, सेल्स के अंदर, यानी मीजोफिल सेल के अंदर होगा। नेचुरली टिश्यू किससे मिलकर बना है बेटा? सेल से मिलकर बना है। मीजोफिल सेल में होगा। सेल के अंदर कहां होगा? देखो, ये सपोज करो एक सेल बनाऊं मैं बेटा, ये पेड़ का सेल है, प्लांट सेल है, तो सबसे बाहर तो सेल्यूलोज की सेल वॉल होगी, उसके बाद प्लाज्मा मेम्ब्रेन होगी। हर सेल में ऐसे ही होता है। प्लांट सेल में सेल वॉल होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, फिर ये सारा का सारा साइटोप्लाज्म होता है। और इस साइटोप्लाज्म के अलावा एक बड़ा सा सैप वैक्यूल होता है, और साइटोप्लाज्म में सारे ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, वो सब कुछ होगा। और क्लोरोप्लास्ट, इन क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस होगा। यानी सेल के अंदर भी कहां होगा? अगर कोई पूछे सेल के अंदर भी कहां होगा, तो आंसर होगा क्लोरोप्लास्ट में। क्लोरोप्लास्ट में ये रहे सपोज क्लोरोप्लास्ट। तो ग्रीन पार्ट यानी ऑर्गन हो गया, लीफ या यंग स्टेम। टिश्यू एपिडर्मिस में नहीं, वस्कुलर में नहीं, मीजोफिल, मीजोफिल टिश्यू के सेल में, और सेल के अंदर भी कहां होगा? क्लोरोप्लास्ट ऑर्गेनेल के अंदर। क्लियर है बिल्कुल? एक न्यूक्लियस भी बना देते हैं बेटा। ये सपोज न्यूक्लियस हो गया, न्यूक्लियस तो होगा ही ना, न्यूक्लियस। यानी एक्चुअल फोटोसिंथेसिस कहां होगा? इन क्लोरोप्लास्ट। ग्रीन पार्ट के मीजोफिल टिश्यू के मीजोफिल सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट। डन है? चलिए आइए अब ढेर सारे पहले क्वेश्चंस कर लेते हैं और फिर आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे। ये बेटा एक एक वर्ड, एक एक लाइन मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी है, एक एक चीज। चल आओ पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, करिए। हाँ, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल होगा ना, बिल्कुल होगा। करो। फोटोसिंथेसिस क्यों इंपॉर्टेंट है? सनलाइट यूज कर रहा है, रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, बेसिस ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ, प्राइम सोर्स ऑफ फूड। 84% शेरल, वैदिक, बिस्वा, देवेश, विकास, वेरी गुड। चलो बेटा ट्रिक्स लगाओ, यहां पे ट्रिक्स बहुत हेल्प करेंगी, छोटी छोटी टिप्स जो दी हैं बहुत हेल्प करेंगी। ए से एक्शन स्पेक्ट्रम और ए से था एंजल मैन, भले ही स्पेलिंग गलत हुई तो क्या हुआ, ए से था एंजल मैन। देखो कितना काम आता है, कितना काम आता है। ए से एरोबिक बैक्टीरिया, ए से इसमें एल्गी था, ग्रीन एल्गी, क्लैडोफोरा, एसी क्लैडोफोरा, प्रिज्म का यूज किया था। कितने स्टूडेंट्स ने इस ट्रिक को लगाया और उन्हें याद आ गया एंजल मैन? जरा मुझे एक प्यारा सा दिल दे दो अपना। 86% शेरल, देवेश, संजना, करण, अवंचितिका, वेरी गुड। करो नेक्स्ट क्वेश्चन ट्राई। स्टूडेंट्स ये छोटी छोटी टिप्स बहुत काम आती हैं, बिलीव मी, क्योंकि जब इतने सारे साइंटिस्ट हो जाते हैं ना तो छोटी छोटी चीजें याद आ जाती हैं। ए से एक्शन स्पेक्ट्रम, ए से एंजल मैन, तो ठीक है ना, स्पेलिंग एंजल कर देंगे। अरे वाह, दिल 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 दिल।
पर बार बार उसी से रिवाइज करो, उसी टेक्निक से, तो याद रहती हैं चीजें। चलो, करेक्ट रिएक्शन पूछा है, 6 CO2 6 पानी, लाइट क्लोरोफिल 6 O2, ये बिल्कुल करेक्ट है बेटा, ये करेक्ट है। ये भी करेक्ट है। 12 होंगे तो 6 बाहर निकल जाएंगे, ये भी करेक्ट है। हाँ, ये तो रॉन्ग है, O2 यूज नहीं होता, अब क्या लगाएं भाई, एनसीईआरटी। एक्चुअली तो ये है कि 12 यूज होते हैं, 6 वापस मिल जाते हैं एक्चुअली, तो ये बेस्ट चॉइस है। 74% MD बिस्वा, देवेश, शिवानी, वैदिक, वेरी गुड। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, कितने प्यारे दिल आ रहे हैं। फोटोसिंथेसिस कन्वर्ट सन की एनर्जी या सोलर एनर्जी या रेडिएंट एनर्जी या फिजिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, जो खाने के बॉन्ड्स के अंदर स्टोर्ड है। कुछ प्रॉब्लम हो गया, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो ट्राई, रटना नहीं है। किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, रटना नहीं है। फिजियोलॉजी में कैसे रटेंगे यार, रटने से काम नहीं चलेगा। ट्रू, CO2 के अंदर हाइड्रोजन ऐड होगा तो उसका रिडक्शन होगा, पर वाटर में से हाइड्रोजन रिमूव हुआ है तो उसका ऑक्सीडेशन होगा। CO2 का रिडक्शन होगा और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा, CO2 का रिडक्शन होगा और वाटर का ऑक्सीडेशन होगा। कितने स्टूडेंट्स को ये याद हो गया, रटना नहीं पड़ेगा, जरा थम्स अप भेजो। 79% MD, कंगना, धर्म, अर्दीश, वेरी गुड। चलो नेक्स्ट, ये अभी नहीं आएगा, ये नहीं आएगा बेटा क्वेश्चन, इसको रहने देते हैं अपन, रुको। ये करो ट्राई। अब आप कहोगे मैम ये तो पढ़ाया नहीं है आपने, पढ़ाया है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, क्लोरोप्लास्ट जहां पढ़ाया था। ट्राई करो। मैंने कहा था कि थाइलाकॉइड होते हैं ऐसे, उनका गठरी ढेरी बनती है, उसे ग्रैनम कहते हैं। 2 ग्रैनम को स्ट्रोमल लैमिली कनेक्ट करते थे, याद है? ये स्ट्रोमा था, स्ट्रोमा में मैंने कहा था डार्क रिएक्शन होती है, मेम्ब्रेन पार्ट में लाइट रिएक्शन होती है। तो इतना तो पता है कि A का 1 होगा, तो ये आंसर्स तो नहीं हो सकते हैं। मैंने कहा था यहां खाना बनेगा, ग्लूकोज बनेगा, यही स्टोर होगा, तो डार्क रिएक्शन का स्टार्ट से तो लेना देना है। B का 3 है, ये रहा। नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी बेटा, ये मैं नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगी। देखें जरा कितने लोगों को सेल द यूनिट ऑफ लाइफ याद था। 17% के। कोई नहीं, कोई बात नहीं। मोहम्मद, जितेंद्र, कैफ, अमन, ईशा, निखिल, चलो कोई बात नहीं। ये तो फिर क्या याद होगा आपको, होगा याद, करो ट्राई। चलो आओ देखें, देखो रैंडमली पूछा है जान करके। क्लोरोप्लास्ट की आउटर मेम्ब्रेन थी, इनर मेम्ब्रेन थी, और यहां फिर थाइलाकॉइड्स थे। और थाइलाकॉइड की, ग्रैना की मेम्ब्रेन में मैंने कहा था पिगमेंट्स रहते हैं, आउटर इनर मेम्ब्रेन पे नहीं रहते, थाइलाकॉइड्स में। 46%, वेरी गुड, नॉट बैड। देवेश, शिवानी, सदाफ, यश, राशि, वेरी गुड। करो ट्राई करो ये पढ़ चुके हैं। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में ऐसा बनाया था क्लोरोप्लास्ट, डिस्क खेलने वाला। कप शेप्ड किसमें था, याद है? क्लमाइडोमोनाज, सिंगल सेल का ग्रीन alga। चलो 50% ऑलमोस्ट। शेरल, पार्थ, वैदिक, कंगना, आदर्श, चंचल, वेरी गुड। अब सभी बच्चे मुझे बहुत ध्यान से सुनो, देखो आपको ये तो करना ही है, एनसीईआरटी अच्छे से रीड करना। सुनो बहुत ध्यान से, दे दो 2 मिनट, कुछ नहीं होता। पहले लेक्चर अच्छे से दोबारा करना, अपने नोट्स में से खुद समझ के थोड़ा थोड़ा पार्ट करते जाना, उसकी एनसीईआरटी प्रॉपरली रीड करना। मैंने पूरी एनसीईआरटी एक एक वर्ड, एक एक लाइन पढ़ाई है। और अगर कोई टॉपिक नहीं समझ आए तो वीडियो दोबारा से प्ले करके फिर से सुनना। और वेरी इंपॉर्टेंट, रिवाइज, कल क्लोरोप्लास्ट रिवाइज करके आना बेटा। क्लोरोप्लास्ट फ्रॉम सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में मैंने क्लोरोप्लास्ट पढ़ाया है,
लेक्चर नंबर मुझे अभी याद नहीं है, आप देख लेना, ये सबको रिवाइज करके आना है। मैं कल क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बिल्कुल यूं शॉर्ट में बताऊंगी, फिर आप मेरे से मत बोलना मैम फास्ट हो रहा है। क्लोरोप्लास्ट सब लोग रिवाइज कर आना। इसमें ग्रैना, थाइलाकॉइड, स्ट्रोमल लैमेली वो पढ़ाया था मैंने, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, स्ट्रोमा, लाइट रिएक्शन, डार्क रिएक्शन, उसका एक आइडिया दिया था, स्टार्च ग्रैन्यूल्स बनवाए थे, ये सब रिवाइज करके आना, ठीक है। आपका लीडर बोर्ड दिखा दूं एक बार। सो फर्स्ट है रिया, फिर साक्षी, अंशिका, कुशाल, आर्यन, शेरल, निशा, राशि, निशा एंड राम। वेल डन एवरीबडी, कल की क्लास में मिलते हैं सब लोग। मैं फिर कह रही हूं क्लोरोप्लास्ट रिवाइज करके आना, भूलना मत, और ऐप पर अपने कमेंट्स देना, मजे आए, एक्सपेरिमेंट्स, छोटी छोटी टिप्स मजे आए, और जो डाउट्स हो वो भी पोस्ट कर देना। बाय एवरीबडी, टेक केयर, लव यू ऑल, कल मिलते हैं।